तो अच्छी बात कही मैम आपने, पर पता क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं और नितिन गए हुए थे फिरोजपुर, सो इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑल्सो जो ये स्किल्स हैं प्रोग्राम की, अगर हमने 4 दिन वहाँ रहे तो हर दिन कोई ना कोई स्किल्स यूज़ हो रही थी। सो ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम है। मतलब मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, चाहे आप 1 महीने से प्रोग्राम में हैं, चाहे आप 1 साल से प्रोग्राम में हैं, चाहे आप 5 या 10 साल से प्रोग्राम में हैं, ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ये हमारी लाइफ लॉन्ग टूल्स हैं। तो हम जितना यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम यहाँ पे सीखेंगे, अल्टीमेटली हमने यूज़ करनी, क्योंकि जैसे हम हॉस्पिटल की मीटिंग में भी कहते हैं कि बीमारी अंदर है, मरते दम तक रहेगी। अब वो बाहर ना निकले, हम दोबारा बीमारी में ना जाएं, उसके लिए क्या करना है बस ये हम कर रहे हैं। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर लाइफ। ठीक है, आप सब जसबीर सर को सुनते हो राइट, इतने साल से, और बहुत लोगों को तो लगता ही नहीं है कभी वो एडिक्शन में थे, है ना। तो सिर्फ उन्होंने यही काम किया कि जो स्किल्स प्रोग्राम ने उनको सिखाई, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया और प्रैक्टिस करते 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 अब प्रोग्राम उनके अंदर बैठ गया। सो अ ब्रेन इज़ वेरी स्मार्ट, जो आप ब्रेन को ट्रेन कर दो फिर वो वैसे वैसे ही करता है। ठीक है। सो पिछले से पिछले सैटरडे हम 7 हैबिट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो एक तरफ है दवाइयाँ, मेडिसिन्स, जो बॉडी पे काम करेगी, जो केमिकल्स पे काम करेगी, जो ब्रेन का ढांचा बदल चुका है उसको वो धीरे धीरे ठीक करेगी, बैलेंस में करके रखेंगे केमिकल्स को। सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ आर रिकवरी प्रोग्राम, आर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें बैड हैबिट्स कौन सी हैं, गुड हैबिट्स कौन सी हैं, कौन सी स्किल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा दिन जब 9 to 5 यहाँ क्लासेस होती हैं तो कोई ना कोई टॉपिक पे बात हो रही होती है, स्किल पे बात हो रही होती है, कैरेक्टर फ्लॉज पे बात हो रही होती है। ठीक है, सो फैमिली का, क्योंकि हमारा मानना है कि फैमिली के बिना ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और जैसा कि कल भी सर ने मीटिंग में कहा, अगर आपने मीटिंग सुनी होगी, कि अगर पेशेंट में कोई साइकेट्रिक इशू है, साइकोटिक है, पैरानॉइड है, एडिक्शन है, तो कम से कम 25% उसकी फैमिली में भी होता है। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि घर में कोई ना कोई किसी को डायबिटीज़ होगी, अगर इसको डायबिटीज़ है तो। ठीक है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब बात आती है दिमाग की तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम गलत नहीं हैं, या हम बीमार नहीं हैं, हम खराब नहीं हैं। सो आउट हेयर इन हॉस्पिटल खराब की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई कैरेक्टर की बात कर रहा है। हमारे जीन्स हैं, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक तरीके से बनी है और उसमें खामियां, कमज़ोरियां हो सकती हैं, है ना। नाक टेढ़ा हो सकता है, पेट कमज़ोर हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। इसी तरह से दिमाग की बनावट भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो सकती है कि हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो रिवाइज करते हुए हमारी जो फर्स्ट हैबिट थी, हमने बात करी थी उस पर कि पेशेंट को तो हम सिखाते ही हैं, फैमिली की फर्स्ट हैबिट हमने जो सिखाई थी कौन सी होनी चाहिए, यही 7 हैबिट्स हम अपने पेशेंट को भी कराते हैं। सो फर्स्ट हैबिट, जिसने अटेंड किया मीटिंग, चलिए मैं रिवाइज कर देती हूँ, बी प्रोएक्टिव। ठीक है, बीमारी के दौरान हम रिएक्ट करते हैं, हम अटैक करते हैं, हम सीधा जवाब देते हैं, हमारे अंदर गुस्सा होता है। ठीक है, हमारे दिमाग में जो इमरजेंसी बटन है वो हमेशा ऑन रहता है, कुछ भी प्लानिंग नहीं कर पाते, पैनिक में चले जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम सिखाता है प्रोएक्टिव हो जाओ। ठीक है, आई गिव यू माई एग्जाम्पल। 4 days के लिए वी हैड टू गो टू आवर होम टाउन।
हमारे हमारे होम टाउन में जब हम रहते थे तो वो सारा पीरियड बीमारी के दौरान का था, ठीक है। सो बीमारी के दौरान आपको पता है झगड़े हुए होते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम नशा करते थे, कहाँ हम घूमते थे, जगहों से एसोसिएशन, लोगों से एसोसिएशन। सो पूरे 4 डेज़ का जो प्लान था, जब नेक्स्ट डे होने वाला होता था तो उससे पहले हम रात को बैठते थे। सबसे पहले तो हम ये प्लान करते थे कि हमने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये पर्सन मिलेगा, इस पर्सन के साथ पास्ट में ये रिश्ता था, कौन सी जगहों पे आप अकेले नहीं जाओगे। सो वी यूज टू प्लान। दिस इज़ प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन्स पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, पहले से ही अपने आप की सारी प्लानिंग कर लेना, ताकि आप उस सिचुएशन में ना पहुंचो कि आपको रिएक्ट करना पड़े, ठीक है। इसी तरह से बीमारी के दौरान फैमिली भी प्रोएक्टिव होना सीखती है कि अगर मुझे पता है कि मेरे पेशेंट को एक ऐसी जगह पे जाना है जो स्लिपरी प्लेस है, जहाँ पे कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसकी पहले से प्लानिंग करके रखनी, ठीक है। इसीलिए जब प्री डिस्चार्ज मीटिंग होती है, डिस्चार्ज से पहले आपको काउंसलर स्टैंड्स देते हैं। ये रेड स्टैंड है, ये येलो स्टैंड है, ये ग्रीन स्टैंड है। जिसमें रेड होता है ये बिल्कुल नहीं करना, ऑल राइट। सेकेंड जो हमारी हैबिट है वो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जैसे हम आपको हॉस्पिटल में बोलते हैं कि अब आप अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आए और इट इज़ अ फेटल डिजीज़, जानलेवा बीमारी है, आपकी पूरी ज़िंदगी, फैमिली, सब कुछ इस बीमारी के ट्रीटमेंट पर टिका है, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ऊपर रखो। चीज़ें हर दिन लाइफ में बहुत होंगी, जो हम बात करते हैं इश्यूज़ और नॉन इश्यूज़ को अलग करो, ठीक है। अब जैसे एक फैमिली कल हॉस्पिटल में बोल रही थी कि घर में शादी है इसलिए हम ट्रीटमेंट अभी नहीं करा सकते। मतलब बहुत बुरी कंडीशन में फैमिली आई, इस कंडीशन में आई कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती थी, ठीक है, मगर वो चाहते थे कि जल्दी से कुछ आप ऐसा कर दो कि शादी मिस ना हो, क्योंकि वहाँ पे लोग आएंगे और अगर पेशेंट नहीं होगा तो वो अजीब डिफरेंट बातें कर सकते हैं, है ना, बेइज्जती हो सकती है, वो सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया। सो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी पेशेंट की रिकवरी से जुड़ी चीज़ है, जो हमारी लाइफ को हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, उसकी फ़िक्र पहले करना। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। फैमिली के लिए हम जब सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हम फैमिली को ये बताते हैं कि पहले अपना सोचो, अपना खाना पीना, अपनी सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना, क्योंकि जब आप ही ठीक नहीं होगे तो आप पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकते, ठीक है। थर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिगिन विद एंड इन माइंड। कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? बिगिन विद एंड इन माइंड। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो शुरू करने से पहले अंत का सोच लो। क्या मतलब है इसका? मनप्रीत, क्या मतलब है इसका? मतलब कि अपना ड्रग्स करने ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਸੋਚ ਲਓ। क्या करने का जी करता है? ड्रग्स ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ड्रग्स ਕਰਦਾ करने का, ठीक ਤੇ है, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਸੋਚ ਲਓ, ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। राइट। अगर आज की डेट में भी आपका मन कर रहा है, क्रेविंग आ रही है कि एक सिगरेट ले लूं, एक सिप पी लूं अल्कोहल का, ठीक है, तो पहले से सोच लो कि इसका एंड क्या होगा। आप समझा पाए अगर इस चीज़ को? हम तो रिवाइज ही कर रहे हैं, ये तो हम हर मीटिंग में बोलते हैं। हाँ जी मैम, आप बिगिन विद एंड इन माइंड। कोई भी काम जैसे हम करते हैं तो 2 मिनट के लिए इसका पॉज लेके सोच लो भी इसका एंड अच्छा है या बुरा है, राइट। तो हमारे दिमाग में लगे 2 मिनट में हम फैसला कर लेंगे। अगर हम रुकते हैं तो गलत लग रहा है तो उसको रास्ता बदल दो।
कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं मैम आप? कोई भी सोच लीजिए, कोई बात नहीं, सब एक एक एग्जाम्पल देंगे। मतलब आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि फॉलो अप पे जाना है कि नहीं जाना, ठीक है, आपने ये ले लिया, एक ये आपका डिसीजन हुआ कि ही शुड गो फॉर फॉलो अप और ही कुड स्किप द फॉलो अप, तो इसका आउटकम क्या होगा? इसका मैंने ये सोचा, जैसे पहले भी 3 लोग आए थे, मैंने ये सोचा कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई वो जाने अनजाने में हुई, ठीक है ना। तो हम सोचते नहीं ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम बाद में है वो हम बाद में कर लेंगे, किसी को क्या कहना है वो अब हम समझ चुके हैं, वो अपने तरीके से समझा लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर सारी फैमिली टिकी है। वेरी राइट, ये पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट भी हो गया, और हम जो पिछली बार जहाँ पे हम चूक गए थे और रिलैप्स हो गया, अब वो हम चीज़ नहीं दोहराएंगे। वेरी राइट। हाँ जी, कोई और? आप दो सर कोई एग्जाम्पल। जैसे मैडम पहला मतलब बेटे तो ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ठीक है, दोबारा ਸਾਨੂੰ फिर आना पे। तो अब आप जब ट्रीटमेंट में चल रहे हैं तो आप कौन सी दिमाग में चीज़ रख कर चल रहे हैं? बीमारी है मतलब ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ट्रीटमेंट जरूरी है ਉਹਦਾ। ठीक है, और अगर हम ट्रीटमेंट में नहीं रहे तो वही होगा जो पहले हुआ था। वेरी राइट। हाँ जी, बी प्रोएक्टिव, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एंड बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसके सब एक एक एग्जाम्पल देंगे, फिर निधि मैम इज गोइंग टू टेक द नेक्स्ट 2 हैबिट्स। हाँ जी मैम, ये तो हमने मीटिंग्स में भी वहाँ पे डिस्कस किया है। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? हम मना करते हैं जाने के बच्चे को, नहीं जाते, उससे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बेटर है यही इनकी आई थिंक इनिशियल मीटिंग्स है ना, सो मैं भी 2 पहले आ चुकी हूँ। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है मैम? ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। इस आप पहले भी आए, ठीक है, अब आप दोबारा आए, अब आप ऐसा क्या काम करेंगे जिसका मतलब हो कि मैं प्रोएक्टिव हूँ, अब मैं पहले से तैयार हूँ, तो उसके लिए क्या करना है? रिहैब में डालना है ना, तो ठीक हो। रिहैब में डालना नहीं है सिर्फ, और क्या करना है? प्रिकॉशंस रखनी। रिहैब क्या करता है? ये समझाता है, बच्चों को भी समझाते हैं, हमें भी समझाता है। रिहैब ट्रेन करता है, रिहैब समझा नहीं सकता, ठीक है, माइंड ट्रेनिंग से सीखता है। सो रिहैब में रिकवरी प्रोग्राम सिखाया जाता है, क्योंकि ये हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम होने वाला है। सो दिस इज़ ट्रेनिंग फॉर योर लाइफ, बिकॉज ये इम्प्रैक्टिकल है सोचना कि हमने सोसाइटी से कट ऑफ होके रह सकते हैं, हमने जाना वही है, ठीक है। अब आई अगेन गिव माई एग्जाम्पल कि 4 डेज़ में प्रोएक्टिव होके हमने सोचा कि हम स्लिपरी जगहों को अवॉइड करेंगे, तो हमने काफ़ी सारी ऐसी जगहें अवॉइड कर दी जो स्लिपरी थी, बट एक जगह को हम फिर भी नहीं कर पाए। तो अब हम अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम किस तरह से प्रोएक्टिव होके जा रहे हैं कि हमें पता है वहाँ पे अल्कोहल होगी, तो हमने पहले से ही मतलब जो हमारे दिल में अंदर क्रेविंग आ सकती थी, हमने बात करना शुरू कर दी थी कि स्मेल आएगी, आप पर्सन को हक करोगे, सामने अल्कोहल पड़ा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सॉल्व हो जाती हैं। तो जितनी हम स्किल्स यूज़ कर सकते थे हमने वो स्किल्स वहाँ पर यूज़ करी। सो आपके केस में आज आप मिलने आए हैं अपने बेटे को, तो आप प्रोएक्टिव अपनी क्या प्रिपरेशन करके आए हैं? क्योंकि वो शायद आपको थ्रेट भी करे, शायद थोड़ा सा ऊंचा। आप बेटे को मिलने आए हैं, ठीक है, तो प्रोएक्टिव जो मैम बात कर रहे हैं उस हैबिट की, तो आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि हो सकता है आपका बेटा थ्रेट भी करे आपको, आज अग्रेसिव भी हो जाए, बार्गेनिंग भी करे यहाँ पे रहने के लिए। सो प्रोएक्टिव मीन्स कि आपकी उस चीज़ के लिए आपकी पहले से आज तैयारी है कि आप कैसे उनके साथ डील करेंगे।
अगर फैमिली आज प्रोएक्टिव नहीं हुई, स्पेशली अगर आप आज प्रोएक्टिव नहीं हुए, तो बीमारी तो पूरा अपना काम करेगी। सो अनवांटेड जो मतलब हमें लगता है कि फैमिलीज क्यों फिर डिस्चार्ज करती है, वो है। सो बीइंग प्रोएक्टिव में कोई क्वेश्चन की जब आप बेटे को मिलोगे वो क्या कह सकता है, क्या पूछ सकता है, तो आप प्रिपेयर हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कहेंगे? कई बार फोन पे ना पेशेंट अपने आप को होल्ड कर लेता है कि अब फोन पे मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, आएंगे तो दिखाऊंगा, है ना। तो उसके क्योंकि जब सामने नज़र में होता है हम भी जल्दी घबरा जाते हैं, है ना। फ़ोन पे तो हम दूर बैठे हैं। ठीक है, आई टॉक टू। हाँ जी मैम, आप एग्जांपल दीजिए जो मैम बात कर रहे हैं। दे दीजिए। जैसे हमने सोचा भी जब भी वो उदयवीर कर जाएगा, हम अभी थोड़ा पटियाला में जैसे रहते हैं, फिर हमारी ये प्रोएक्टिव अप्रोच है भी उसको उस जगह से हमारा जहाँ भी गाँव है मानसा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के, फिर थोड़ी देर के लिए उधर शिफ्ट कर जाएंगे। वैसे हम परमानेंट पटियाला में रहते, क्योंकि उसका सर्कल है जो उसको हम थोड़ा प्लान करते हैं ताकि ये प्रोएक्टिव। यस, कई बार हम ये करते हैं। हाँ जी, ये प्रोएक्टिव। सो प्रोएक्टिवली आप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए वो उस स्लिपरी फ्रेंड्स, स्लिपरी प्लेसेस से दूर रह सके। तो आपके पास ऑप्शन था दैट यू कैन शिफ्ट द प्लेस, तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब दैट मीन्स कि अभी हमारे पास 1 मंथ अगो, और फैमिली देखिए प्रोएक्टिव पहले से ही इस चीज़ की प्लानिंग कर रही है कि जब डिस्चार्ज होके वो घर आएगा तो उनको कौन से डूज एंड डोंट्स, कौन से वो प्रोएक्टिव में पहले से अपनी तैयारी करनी है, ताकि वो ट्रिगर्स को वो मिनिमाइज़ कर सके। ट्रिगर का मतलब कि वो कौन से कारण है जिस कारण पेशेंट की बीमारी वापस उसके ऊपर अटैक कर सके। और भी जैसे कोई बात करता है उसका कोई रिश्ते की, तो हम कह देते हैं अभी नहीं करना हमने, जितनी देर उसकी बीमारी का नहीं है, जैसे भी जब ठीक होगा फिर करेंगे। सो दैट मीन्स बिगिन विद एंड इन माइंड कि अगर मैं बीमार बच्चे की अगर मैं आज कोई शादी कराती हूँ तो एक नहीं दो जिन्हों को मुझे डील करना पड़ेगा, तो इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली यही कहते हैं जब भी हम बात करते हैं बिगिन विद एंड इन माइंड, तो हम देखते हैं कि कोई भी जो आप डिसीजन ले रहे हो, फैसला कर रहे हो, ठीक है, कोई भी जो आप चॉइस कर रहे हो कि ये करूं कि वो करूं, ठीक है, जहाँ कुछ भी एक्शन आप सोच रहे हो उसका नतीजा क्या होगा, और वो नतीजा नॉर्मली 4 चीज़ों में इफ़ेक्ट करता है। आपकी हेल्थ पे, आपकी फैमिली पे, आपके काम पे, और आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे। तो जब भी आप कोई फैसला लेने लगे हैं, जापनों के लिए आप कोई फैसला लेने लगे हैं, तो आप इस चीज़ को पहले देखिए कि इसका नतीजा इन 4 चीज़ों में क्या होगा। अगर मैं उसकी शादी कराती हूँ तो उसकी हेल्थ, दैट मीन्स उसके ट्रीटमेंट पे क्या असर होगा, उसकी फैमिली लाइफ पे क्या असर होगा, उसके काम पे क्या असर होगा, और आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका आला दुआला जहाँ पे उसने विचरना है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो फेस ही नहीं कर पाएगा और उसके अंदर फिर शेम इंड्यूस होगी। तो हमने इस तरह से बिगिन विद एंड इन माइंड करना है कि अगर मैं ट्रीटमेंट, अगर आज मैं फॉलोअप्स छोड़ती हूँ उसका आउटकम क्या होगा, अगर मैं फॉलोअप्स में कंप्लाइंस दिखाती हूँ उसका आउटकम क्या होगा, अगर मैं बिना पूछे डॉक्टर के दवाइयाँ छोड़ के जाती हूँ उसका आउटकम क्या होगा, आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज लेकर जाती हूँ प्रीमेच्योर, उसका आउटकम क्या होगा, मैं अगर अपनी फ़िल्टर शेयरिंग आप बता रही हूँ अपने बेटे के बारे में तो उसका नतीजा क्या होगा, और अगर वाइस वर्सा अगर मैं कमिटेडली उसका इलाज करा रही हूँ तो उसका आउटकम क्या होगा। सो बिगिन विद एंड इन माइंड, क्योंकि पहली हैबिट जब आपको कह ही रही है कि आपने पॉज मतलब एकदम मतलब सोच के ऊपर एक्ट ऑन नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली दूसरी हैबिट उसके साथ कड़ी में जुड़ी है कि पॉज लेके भाई उसका नतीजा सोच ले कि उसके उस फैसले के फ़ायदे क्या हैं, उस फैसले के नुकसान क्या है, ना कि आपके अंदर सोच आई और आपने तुरंत भावनाओं में बह के डिसीजन ले लिया। क्योंकि यहाँ पर अक्सर एज अ फैमिली जब हम इन्वॉल्व हैं तो हमारे डिसीजंस लॉजिकली नहीं होते, हमारे डिसीजंस इमोशनली ड्रिवन होते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं कि वाकई ये बहुत तंग होएगा यहाँ पर। सो इस चीज़ में वो कह रहे कि लाइक एकदम आप एक्ट ऑन ना करिए, अपनी अंदर अर्ज को आप क्या करें, उस डिसीजन का जो आप भी फैसला करने लगे एक बार ठंडे दिमाग से उसका
रिज़ल्ट सोच लीजिए कि अगर मैं फॉलो करता हूँ तो कहाँ सी सड़क में पहुँचूँगा, नहीं फॉलो करता तो कौन सी सड़क मुझे कहाँ लेकर जाएगी। सर इतने सालों से जैसे कि एक मीटिंग में सर ने बड़े अच्छी तरह से समझाया था कि हमारा एमिगडाला इमरजेंसी बटन इमोशनल ब्रेन बहुत एक्टिव हुआ होता है, वही चल रहा होता है, सडन 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 सब कुछ जल्दी 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 जल्दी। तो ये प्रोग्राम हमें पॉज लेना सिखाता है कि जल्दी से नुकसान ही हुए हैं, तो अब हम ऐसा क्या करें, अब हम ऐसे कैसे डिसीजन मेक करें, कैसे हम प्रोएक्टिव हो कि हमारा नुकसान ना हो। सो ये जो फर्स्ट 3 हैबिट्स हैं ये इसी से लिंक्ड है कि हम क्या कर सकते हैं। इन 3 हैबिट्स के बारे में आप कुछ और पूछना चाहते हैं, फिर हम 4th हैबिट पर जाएंगे। सो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि इस टाइम पे आपके लव्ड वन का काम ज़रूरी है कि उसकी हेल्थ ज़रूरी है? अभी उसकी शादी ज़रूरी है कि अभी उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है? अभी फॉलोअप ज़रूरी है कि न्यू ईयर की पार्टी ज़रूरी है? सो ये हर टाइम पे चुनाव आप लोगों को करना पड़ेगा। लोगों की बातें ज़रूरी है कि डॉक्टर के हिसाब से जो मेडिसिन दी गई हैं वो ज़रूरी है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप किसको अहमियत देते हैं। एक नॉर्मल लेमैन की बात को कि इतनी अब दवाइयों पे लग गया है कि एक प्रोफेशनल की एडवाइस को आप पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट की उसको प्रायोरिटाइज करते हो। सो इसका मतलब देखिए पूरी एक मतलब पिरोई हुई है ये माला कि पहले आप पॉज लें, ठीक है, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अपने रिएक्शंस के ऊपर काम करें, ठीक है, प्रोएक्टिव पहले से तैयारी करें इस बीमारी में आपने अपने लव्ड वन के साथ डील कैसे करना है, आप जो फैसला लेते हो उसका नतीजा क्या होगा, और उसके बाद जो आप नतीजा जो आप कह रहे हो कि फैसला लेना है, ठीक है, आपने अपनी डेस्टिनेशन तय कर ली है कि हाँ ट्रीटमेंट कराना है, तो उसमें ज़रूरी सबसे पहले अब क्या है, ठीक। तो इसलिए इस तीसरी हैबिट को बोला पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जो काम पहले ज़रूरी है उसको पहले अहमियत दीजिए। अगर आपने ज़रूरी काम को टाइम पे नहीं किया तो कल को वो अर्जेंसी में चेंज होगा। और ये ट्रीटमेंट प्रोसेस में हर थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन आएगी, आप ये मत सोचें कि एक ही बार आएगी, क्योंकि अगर ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और कभी भी बीमारी जाग सकती है तो ये सिचुएशन ने हमेशा आना है, ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम की स्किल प्रैक्टिस करते करते हम इतनी चीज़ भाम जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। सो ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी हमारे रिकवरी प्रोग्राम के प्रोसेस में रहेगी, हमेशा सिचुएशन आएंगी। और क्योंकि हम इंसान हैं, कई बार दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। जैसे घर में ही शादी है, घर में ही शादी है और आपने ये फैसला करना है कि उसमें आप शराब रखें या नहीं रखें, ये प्रैक्टिकल है। शादियां होनी है, सब कुछ होना है, तो ये हर मोड़ पे हो सकता है, हर दिन ये सिचुएशन आए। जैसे मैम ने कहा कि कुछ देर के लिए हम जगह बदल लेंगे, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ एसोसिएशन। जैसे हमने आपको बोला कि हमारा बीमारी के दौरान का बहुत एक इंटेंसिव नाता है अपने होम टाउन के साथ में, और डिजीज़ ऑफ एसोसिएशन फॉर पेशेंट मीन्स अगर वो नशा कार में करता तो कार के साथ एसोसिएशन है, बाथरूम में करता था तो बाथरूम के साथ एसोसिएशन है। और शुरू में पेशेंट जब घर जाता है और क्रेविंग आती है, जब वो दोबारा एक्सपोज्ड होता है, तो क्रेविंग एक नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे हम पुराने अपने स्कूल में जाएं तो हमें सारी बातें याद आ जाएगी, यहाँ बैठते थे, ये कैंटीन में खाते थे, यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ बैठते थे। बिल्कुल उसी तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो जैसे एक बच्चे को बुखार हो जाए और सर्दी का मौसम आ जाए तो डॉक्टर कहता है इसको निगाह रखना, इसको बचा कर रखना। बिल्कुल उसी तरह से इनिशियल स्टेजेस में हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम ये सारी प्रोएक्टिव अप्रोचेस यूज़ करते हैं।
Should we go to fourth मैम? अब करिए। Uh, अगर हम ये 3 हैबिट करेंगे तो चौथी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो तीसरे में एक एड ऑन नोट कर दूं कि अगर आप ज़रूरी के काम जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट टास्क है, अगर आप उसको डेली बेसिस पे करते हो तो वो अर्जेंसी पे नहीं बदलते। तो बिल्कुल इसको क्लियरली कर लीजिए, जब आप ट्रीटमेंट के साथ कंप्लाई नहीं करते, जहाँ आप फॉलोअप को स्किप करते हो, दैट क्लियरली शोज़ कि इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं किया, तो कल को आप कैसे आते हो? अर्जेंसी में, रिलैप्स हो गया, ओवरडोज हो गया, ICU में चला गया। आज आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो कल को प्रॉब्लम अर्जेंसी में। आज अब हम अपने खाने का ध्यान नहीं रखते तो कल को प्रॉब्लम अर्जेंसी में। सो हैबिट नंबर 3 से इसकी इम्पॉर्टेंट जो टास्क हैं आपकी डेली लाइफ के, हेल्थ को लेकर, रिश्तों को लेकर, रिश्तों में अनबन हो गया और उसको आपने देयर एंड देन नहीं सुलझाया तो कल को क्या प्रॉब्लम बनती है? क्लैश में, बड़े क्लैश में। फिर आपकी लाइफ में कुछ आपकी डेली एक्टिविटीज़ होंगी जो आपको रिलैक्स करती हैं, आपको मी टाइम देती हैं। अगर आप उनको नहीं करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप बर्न आउट। सो हैबिट नंबर 3 कहती है कि जो ज़रूरी काम है वो आप डेली बेसिस पे चेक करें। राफ्ता अगर काउंसलर के साथ डेली बेसिस पे आपका है, ठीक है, वो घर जा रहा है, क्या उसका फीडबैक है, कल को उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स देयर एंड देन एड्रेस हो जाएंगे, अर्जेंसी में चेंज ही नहीं होंगे। बट अगर आज ही हमने नहीं ध्यान दिया तो प्रॉब्लम्स क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। सो प्रायोरिटाइज का मतलब छोटे छोटे काम आप डेली बेसिस पे करिए जो आपके रोज़ करने वाले हैं। अपना ध्यान रखना, अपना खाने का ध्यान रखना, नींद का ध्यान रखना, बेटे की ट्रीटमेंट चल रही है उसका ध्यान रखना। तो अगर ये काम साथ साथ चलते हैं तो कल को अर्जेंसी नहीं बनेगी। तो दीदी मैम आपके इस पॉइंट में जो हमारे लिए एक सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, जो कल सर ने मीटिंग में भी करी, कि पेशेंट का इलाज तो डेफिनेटली हम करेंगे और फैमिली एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि ये जेनेटिक्स में है। तो अक्सर मोर देन 75% फैमिलीज़ पेशेंट के फादर में, मदर में, ब्रदर में, सिस्टर में ये सिम्टम्स दिखते हैं। तो शायद आपको ये सुनना अच्छा ना लगे, मगर अगर डॉक्टर कहता है, कई बार काउंसलर कहता है, पेरेंट्स से मिलके, फैमिली से मिलकर आप दवाई ले लीजिए, हमें लगता है कि आपको भी थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, हमें लगता है कि आप सो नहीं पा रहे। अब जब आप सो नहीं पाओगे तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटल स्टेट ऑल्सो। ठीक है, ये वाली चीज़ को आज घर जाके इस पर गौर करिएगा कि अगर हमारी मेंटल स्टेट ठीक नहीं हुई तो हम अपने पेशेंट को दोबारा पीछे पहुंचा देंगे और हम भी पीछे चले जाएंगे। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में बाकी सारी चीज़ें तो फैमिली अच्छी तरह समझ लेती है, ठीक है, हम अपना खाना खाएंगे, हम टाइम पे सोएंगे, हम मेडिटेशन कर लेंगे, हम वॉक कर लेंगे। बट जब हम कभी भी फैमिली को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं कि आपका भी शराब पीना ठीक नहीं है, आप भी इंसान हो, आपका भी ब्रेन है, आपका भी इमरजेंसी बटन है, आपके भी इमोशंस हैं, आपके भी मूड है, हर बॉडी, हर पर्सन इंक्लूडिंग अस अफेक्टेड होता है। आज नहीं तो कल अगर आप अपनी मेंटल स्टेट का, अगर मेडिसिन की ज़रूरत है और काउंसलिंग की ज़रूरत है, नहीं करते तो वो भी प्रोग्रेस करेगी। तो अगर हम पेशेंट का बोलते हैं कि उसको ब्रेन डिसऑर्डर है, उसको समझ नहीं आएगा, तो सेम हम पे भी लागू आएगा, हमें भी समझ नहीं आएगा, हमें भी नहीं समझ आएगा हम ठीक नहीं हैं, हमें भी नहीं समझ आएगा कि हम डिप्रेशन में हैं। हम बिकॉज एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, ट्रेनिंग करी है, तो हमें वो सिम्टम्स दिख जाते हैं। हमारा कोई और अल्टीरियर मोटिव नहीं है। अगर हमें साइकोटिक फीचर्स फादर में दिख रहे हैं, अगर हमें बाइपोलर के सिम्टम मदर में दिख रहे हैं, और हमें दिख रहा है कि कल को जब इनकी बीमारी प्रोग्रेस करेगी तो हमारे पेशेंट का क्या होगा। सो टू टेक केयर ऑफ योर पेशेंट, फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। इफ़ आई गिव माई ओन एग्जाम्पल, बहुत साल मैंने सर की बात को इग्नोर किया
क्योंकि हमारी सोसाइटी में वैसे भी औरत सोचती है वो सुपर वुमन है, वो सब कुछ कर सकती है, काफ़ी एनर्जी होती है, मल्टीटास्किंग करते हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, किटी में भी जा रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, पेशेंट को भी देख रहे हैं, और हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम शेम की वजह से या हमारे को कोई और कॉम्प्लेक्स होता है उसकी वजह से हम अपने आप को, टर्मिनल यूनिकनेस हमारे अंदर भी होती है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स अब मैं मेडिकेशन पर हूँ। मेडिकेशन को लेकर, दिमाग की मेडिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। हम सोते ही रहेंगे, आपको दिखता है पूरा दिन मुझे चलते देखते मैं सो रही होती हूँ, बट आई अल्टीमेटली रियलाइज कि मेरे भी दिमाग में केमिकल है। इतने सालों में, नाउ आई एम 50, मेरा मेनोपॉजल चल रहा है, काफ़ी पुराना ट्रॉमा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको दबा कर रखा, अब वो निकलती हैं। इसी तरह से हमें माइग्रेन्स होती हैं, सियाटिका होती हैं, जोड़ों की दर्दें होती हैं, गाउट होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं। सो इस वाली बात को ध्यान से समझिएगा, बल्कि खुद पूछो। अल्टीमेटली मुझे खुद डॉक्टर को बोलना पड़ा, मुझे लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ और इससे मेरे पेशेंट्स का नुकसान हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आई रीच्ड आउट टू द डॉक्टर, हेल्प मी। इसमें क्या गलत है? सो अगर आपको भी लगता है या आपको डॉक्टर, काउंसलर थोड़ा सा हिंट भी देता है, क्योंकि हम थोड़ा डरते डरते बोलते हैं कि हमारी फैमिली बुरा ना मान जाए, या उनको ये ना लगे कि एक पेशेंट तो बना, दूसरे को भी फ्री में बना लिया पेशेंट। लॉट ऑफ थिंग्स, चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने। सो ये वाली चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो हमारे पेशेंट का रिलैप्स तैयार है। यस मैम। तो हैज़ मैम राइटली सेड कि अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे आप वीक पड़ रहे हैं, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहाँ आपकी एग्रेशन, आपकी इरिटेबिलिटी, आपके चेंजेस इन रूटीन, जहाँ आपके चेंजेस इन बिहेवियर आपको बहुत दिख रहे हैं, तो करना क्या है? मदद मांगिए। अकेले क्यों झेल रहे हैं, अकेले क्यों झुलस रहे हैं उस प्रॉब्लम के साथ? तो क्या करें? आस्क फॉर हेल्प। सिंपल ये तो कहना, मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी। क्योंकि आप स्टेबल रहेंगे तो दूसरे इंसान की आप मदद कर सकेंगे। और इसी के साथ जैसे फोर्थ हैबिट जो मैम ने बोला, थिंक विन विन। थिंक विन विन। विन विन का मतलब मेरी भी जीत और जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है उसकी भी जीत। मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं अगर किसी चीज़ में, तो कोई हारे कोई जीते नहीं, दोनों ही बेनिफिट हो, दोनों का बेनिफिट हो, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब अगर आप हमारे साथ कदम मिलाकर चलते हैं तो रिज़ल्ट अल्टीमेटली, गोल हमारा भी सेम, आपका भी सेम, ठीक है? हमें हमारा क्लाइंट ठीक चाहिए, आपको आपका लव्ड वन ठीक चाहिए। बट अगर हम दोनों ही एक दूसरे के साथ चलते हैं तो दोनों की कौन सी डील होएगी? विन विन। बट अगर आप हमारे साथ नहीं चलते, जहाँ अपने हिसाब से आप प्लान को ऑल्टर करते हैं, तो शायद आप जीत जाएं, हम लूज़ कर लें। तो ये डील दोनों ही लूज़ कर ले। हाँ, बहुत अल्टीमेटली ये होगा कि लॉन्ग रन में तो लूज लूज डील तो होगा, बट उस टाइम पे शायद लगे कि मैं अपनी चलवा आया, मैं अपनी मर्जी ना ले आया, मेरे को लगेगा कि आई एम ट्रायम्फेंट, मैं जीत गई। वो उन्होंने दी गाल मैं कटती, वो हारे, ठीक है? दिस इज़ आवर ह्यूमन माइंड वर्क्स। तो वो कहते हैं कि थिंक विन विन, कि अगर दोनों पार्टीज़ का अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो डील अनफेयर है, वो फेयर नहीं है, लंबे समय तक वो नहीं चलेगी। तो 4 तरह की डील्स के बारे में बताया है। नॉर्मली वो कहते हैं कि जहाँ तो क्या डील होती है, ये जो पहली डील है हमारी विन विन, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो। दूसरी डील होती है जहाँ हम कहते हैं कि मैं जीती आप हारे, जहाँ हमें लगता है हमारा जब पेशेंट अपनी बात मनवाता है तो उसको क्या लग रहा होता है, जब उसकी चल रही होती है तो उसको लग रहा है वो जीता, घर वाले हारे, जहाँ काउंसलर की टीम्स हारी। दैट्स कॉल्ड विन लूज डील। तीसरी डील आती है मैं हारी भाई तुसी जीतो,
जब पेशेंट कई बार इतना आर्ग्यू कर रहा होता है आपके साथ, बहस पे बहस करता है, आप कहते हो ना कर ले फिर तू अपनी मर्जी, जो करना कर, आती है ना स्टेटमेंट हमारे अंदर। दैट मीन्स वो कौन सी डील हुई कि मैं हारी, जो तू करना फिर आप पे कर, कि तू जित जा मैं हारी। और चौथी डील आती है लूज लूज, जहाँ मैं कहती हूँ कि ना तेरे को तेरे हिसाब से करने दूंगी, ना मैं फिर अपनी चलने दूंगी। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब हम ये कहते हैं, ना तू जीतेगा ना मैं तुझे जीतने दूंगी। बहुत बार निधि मैम हॉस्पिटल में क्या होता है कि स्पेशली हस्बैंड वाइफ के केस में, जब रूम में हस्बैंड और वाइफ होते हैं, पेशेंट को विड्रॉल्स आ रहे होते हैं, पेशेंट बहुत डिमांडिंग हो जाता है, ये खाना लाओ, ये करो, वो करो। और जब वो वाइफ हमारे पास फैमिली सेशंस के लिए आती है तो उसका दिल बहुत भरा होता है, वो बहुत कुछ कहना चाहती है। तो हम उसको यही बोलते हैं कि तुम इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग या चुप्पी करके साइलेंट होकर आप अपने हस्बैंड के साथ बैठो और बात करो, तरीके से बात करो, अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करो, अपने अंदर भी जो चीज़ है उसको भी कहो और दूसरे की भी समझो। क्योंकि अक्सर या तो हम चुप करके मुंह बना के कमरे से बाहर आ जाते हैं या हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो काफ़ी बार हॉस्पिटल के कमरे में जाके हमें वो लड़ाई को रुकवाना पड़ता है। सो विन विन सिचुएशन बोलती है, जो स्किल्स प्रोग्राम सिखाता है, जो सब कुछ करता है, कम्युनिकेट करना सीखो। अपना भी कह दिया और दूसरे का भी समझा। दैट मीन्स कि कौन से दो प्रिंसिपल्स आएंगे? करेज, साहस, अपनी बात कहने का। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मतलब तू जीता मैं हारी, इसका मतलब मैं अपनी बात तो कहने का मुझ में दम ही नहीं रहा, तो दैट बात मेरे अंदर इकट्ठी होती रहेगी। ठीक है, तो ये है, हमें साहस चाहिए, करेज चाहिए और कंसिडरेशन, कि हमें दूसरों का व्यू पॉइंट भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हो सकता है कि वो आप उसके साथ नहीं चल रहे, बट ये नहीं है कि अगर आप उसके साथ उसका व्यू पॉइंट का आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप उसके साथ किस पे आ जाए? डिसरिस्पेक्ट पे। क्योंकि यही होता है कि जब हम कहते हैं कि तेरी मेरी नहीं मिल रही, तो वो जब क्लैश होता है तो हम किस पे आ जाते हैं? डिसएग्रीमेंट किस में आ जाता है? डिसरिस्पेक्ट में। तो हैबिट नंबर 4 कहती है कि करेज भी लेके आओ, कंसिडरेशन भी लेके आओ, साहस भी रखो और दूसरों की भावनाओं की कंसिडर भी करो कि उनके अंदर वो चीज़ क्या चल रही है। तो 4 तरह की डील्स, कौन सी पहली डील हुई? लूज विन, लूज लूज, विन लूज। बट फेयर डील कौन सी हुई? जिसमें विन विन, विन विन। तो हमने देखा कि पिछले में जब भी हम कोई फैसला करने जा रहे हैं, जब भी हम कोई चॉइस करने जा रहे हैं, तो हमने क्या सोचना है? विन विन। कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इसको आज यहाँ से ले जाऊँ, ये विन विन डील है कि लूज विन डील है? और हमारी तो सिचुएशन ऐसी है कि ये चारों डील्स में अल्टीमेटली अगर हम ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं चलते, हम रिकवरी प्रोग्राम के हिसाब से नहीं चलते, तो एंड में लूज लूज ही है। क्योंकि रिश्ता एक ऐसी चीज़ है, अगर मेरा हस्बैंड जीत जाता है तो वो जीत के भी हार जाएगा, अगर मैं जीत जाती हूँ मैं जीत के भी अपने हस्बैंड को हार दूंगी। सो अल्टीमेटली रिलेशनशिप में गिव एंड टेक साथ साथ चलता है। बस हमने अपने तरीके बदलने हैं कि फ़ायदा मेरा भी हो और फ़ायदा मेरे सामने वाले का भी हो। मेरा नुकसान होगा तो अल्टीमेटली मेरे पेशेंट का भी नुकसान होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं सारी बातें अंदर रखूंगी, वो भी किसी तरीके से बाहर निकलेंगी। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज़ फिजिकली ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब मैं अंदर रखूंगी तो वो एक मेरा माइंडसेट क्रिएट करेगा जो मेरे पेशेंट से मुझे नफरत करवाएगा। सो मेरा जो बॉडी लैंग्वेज होगा, जो मेरे बिहेवियर होंगे, वो हेट्रेड ड्रिवन होंगे, नफरत से होंगे, नफरत से निकल रहे होंगे। चाहे मुझे लग रहा है मैं ठीक कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरी नफरत आ जाएगी, मेरे रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, मेरी ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी, ताने देना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई एक ये जो बिलीफ सिस्टम हमारी सोसाइटी में स्पेशली लेडीज़ को लेकर है, अपनी बात दिल में रखो, ये नहीं बोलते, लड़कियां ये नहीं बोलती, बहुएं ये नहीं बोलती,
और ये मेन में भी है, मेन तो बिल्कुल नहीं रोते, मर्द को दर्द नहीं होता। सो हमारे बहुत सारे जो फादर्स हैं, जो हस्बैंड्स हैं, अगर वाइफ को प्रॉब्लम है तो वो अक्सर हार्ट के इश्यूज उनको हो जाते हैं। सो बातें अंदर रखना इज नॉट जस्ट बातें, इट इज फिजिकल प्रोसेस। एक शरीर खराब हो रहा है, एक शरीर बीमार हो रहा है। मतलब हमारी साइकोलॉजी में तो हम इस बात को ही रिजेक्ट कर देते हैं कि एक चुप 100 सुख। वी हैव बीन कंडीशनड लाइक दिस ना, इस बिलीफ सिस्टम के साथ। बट वो चुप्पी कर करके हम अपने अंदर की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। ही सेज कि मतलब अपने अंदर बात, अपने अंदर वो चीज़ें इकट्ठी मत करो, आप उसको डिस्कस करो। मतलब सारा रिकवरी प्रोग्राम किया है कि सानू गलबात करन दा तरीका आवे। ठीक है, अगर हम यही 4 डील्स की जब बात करते हैं, अगर आप देखो कि जब हमारा लव्ड वन एडिक्शन में जा रहा होता है, ठीक है, उसकी पहली डील क्या होती है? विन लूज। पेशेंट को लग रहा है वो नशा कर रहा है, उसने घर वालों से छुपा लिया, ठीक है, तो उसको क्या लग रहा होता है? वो जीत रहा है, मतलब वो चीज़ें सामने नहीं आ रही, आज मैं पकड़ा नहीं गया, आज मैं छुपा लिया। उसकी कौन सी डील उसको लग रही होती है? विन लूज, की फैमिली को नहीं पता लग रहा। उसके बाद आगे हम चलते हैं, जब हमें पता लगता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डील कौन सी आती है? लूज विन डील। हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू करते हैं, हम पोकिंग करना शुरू करते हैं, इनेबलिंग बिहेवियर्स करते हैं, ठीक है। पेशेंट को लग रहा होता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, उसके ऊपर बंदिशें लगा दी हैं, उसका आना जाना पैसों पे चेक किया जा रहा है, उसको लगता है मैं हार रहा हूँ, फैमिली जीत रही है, तो वो कौन सी डील बन जाती है? लूज विन डील। बट अल्टीमेटली जब आप एडिक्शन में आते हो तो फाइनली ये कौन सी डील हमें दिख रही है? ना हमारा बेटा कहीं पे पहुंचा, ना हम कहीं पहुंचे, तो ये कौन सी डील हुई? लूज लूज डील। बट अल्टीमेटली जब हम ट्रीटमेंट में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लिए भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो क्या हुआ? विन विन डील। आप एक काउंसलर के साथ उस ट्रीटमेंट प्लान, उस प्रोग्राम को कंप्लाई कर रहे हो, फॉर मी भी इट्स अ विन विन डील कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और साथ में फैमिली अपनी रिकवरी कर रही है अपने लव्ड वन को सपोर्ट करने के लिए, तो कौन सी डील बन गई? विन विन डील। सो म्यूचुअल बेनिफिट इंस्टेड ऑफ लाइक, ये कहते हैं कि कंपटीशन की जगह हमें क्या चीज़ लेके आनी है अपने अंदर? कोऑपरेशन, कि सबको साथ लेके चलो, अबंडेंस मेंटालिटी के साथ, कि सब कुछ सबके लिए है, और अगर मैं सबको साथ लेके चलता हूँ तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। बट अगर किसी सफ़र में अगर मैं नाराज़ करके चल रहा हूँ तो वो सफ़र बहुत लंबा सुहावना नहीं रहेगा। सो इसको कहते हैं हम थिंक विन विन। और अक्सर ना हमारे घरों में हार जीत ही चलती रहती है ना, और ख़ासकर इस बीमारी में जब हमारा जो लव्ड वन है, अगर वो अपनी मन मर्जी कर ले, उसको लगता है मैं जीत गया, ये लोग हार गए। फैमिली को ऐसे लगता है अगर हमने इसको रोक लिया, घर पे रख लिया, पैसे नहीं देंगे, मतलब इलाज की तरफ वाला डिसीजन आपको क्या करेगा? विन विन। पर इलाज से पहले जो चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, वो विन विन नहीं रहता, वो विन लूज डील ही रहती है। एक टाइम के आपके पेशेंट को लग रहा होता है कि वो जीत रहा है, और दूसरे टाइम पे लग रहा होता है कि आपको लगता है हमने इसके पैसे रोक लिए हैं, इसको डराएंगे, धमकाएंगे, इसको इंसल्ट करेंगे, हम जीत गए, हमारी बात माननी जाएगी। सो आपको अगर ट्रीटमेंट की तरफ आना है, और आज आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हो, आप ट्रीटमेंट की तरफ हो, ठीक है, ये आप एक विन विन डील कर रहे हो कि आप उसका भी फ़ायदा कर रहे हो और एट द सेम टाइम अपना भी फ़ायदा कर रहे हो। सो एक जब हमने डिसीजन भी कोई बनाना है, हम हमेशा अगर अपने जहन में ये चीज़ रखेंगे ना कि मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं करना, हम सेम पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि अगर आपने घर से निकलना है और ये सोच के आप निकलो ना कि बाहर जाके मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें कि विन लूज डील हो, मैंने हमेशा वो काम करना है जो विन विन डील होए, कि बाहर जाके जब भी मेरा मन भटके मैं पूछ लूँ ये विन विन डील हो रही है। सो मतलब ये एक स्किल आपको इतनी काम करेगी कोई भी डिसीजन लेने में भी, कि आप हमेशा जैसे आप बिकॉज फैमिलीज़ हैं, आपको भी गुस्सा आता है, कई बारी क्रेविंग होती है पेशेंट को, कई बारी उसके मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है,
अपने रिएक्शन से पहले एक बारी पॉज लेके पूछ लो, क्या ये जो मैं करूँगी ये विन विन डील है? सो नेक्स्ट हम चलते हैं। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सो इसका मतलब फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि पहले मैं दूसरे इंसान की बात समझूं फिर अपनी बात कहूँ। सिर्फ मैं वाला जो पर्सपेक्टिव है ये इस जो आपकी ये जो स्किल है ये इसको डिफ्यूज़ करेगी। मतलब हम सबको हमेशा स्किल्स क्या सिखाए गए हैं? बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, रीड कैसे करना है, बट एक स्किल कम्युनिकेशन जिस पे हम कभी काम नहीं करते वो क्या होता है कि सुनना कैसे है। क्योंकि मैं 3 चीज़ें सबसे पहले मैं शेयर ये करना चाहूँगी जो मैं सीखी हूँ कि हमने शुरू से सुना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? हम सारे में कोई ना कोई इम्परफेक्शन है। फिर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कोई भी नॉर्मल नहीं है, मतलब सब में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज या एस्पेक्ट्स हैं। और तीसरी चीज़ साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी पर्सन कुछ भी करता है उसके पीछे एक कारण होता है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है उसके पीछे कारण है, कोई चुप करके बैठा है उसके पीछे कारण है, कोई गाली दे रहा है उसके पीछे कारण है। तो इन 3 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जो निधि मैम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमने अपने अंदर इम्बाइब करना है। हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमें समझा जाए पहले, और हम दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इन चीज़ों को देखकर कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कोई भी दुनिया में पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। और तीसरा, हर एक्शन के पीछे, हर बिहेवियर के पीछे कोई कारण होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर ये चौथी ये वाली जो स्किल है, रीडिंग सीख ली, राइटिंग सीख ली, स्पीकिंग सीख ली, अब कौन सा स्किल सीखना है? सुनने का। सुनने का इसलिए नहीं कि ताकि मैं अगले इंसान को जवाब दे सकूं, क्योंकि हम बात इसलिए सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? अटेंटिवली बात सुनते हैं कि इसकी बात को काटना कैसे। हम अपना आंसर साथ में तैयार रख के रखते हैं कि ये इस तरह से बोल रहा है, इसको मैं कैसे खर्रा जवाब दूँ, काटना भी कैसे या इसको समझाऊं कैसे। मतलब कि हमें ये होता है कि इसका मैं सोल्यूशन कैसे दे दूं। हम काटने के लिए भी सुनते हैं कि हाँ अगर तो हमारे मनपसंद की बात नहीं है हम काटेंगे, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं तो हमें बहुत एक इननेट हमारी अर्ज आती है कि फटाफट मैं एक सोल्यूशन दे दूं। हम उसको बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं है, हम एक्टिव लिसनिंग करते ही। ये मेरा बहुत देर तक कैरेक्टर फ्लॉ था। मैं सुनती कम थी बहुत, तो कई बार मैं आधा क्वेश्चन सुन के ही ना आंसर पहले बोल देती थी, और काफ़ी बार मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी कि वो पर्सन तो कुछ और पूछ रहा था। सो ये चीज़ हम करते हैं। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि बात सुनो, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग करो। बात मतलब आप अटेंटिवली सुनो, ना कि रिप्लाई बैक करने के लिए। उसमें आपने कौन सा इंग्रेडिएंट मिक्स करना है? उसमें इंग्रेडिएंट मिक्स करना है एम्पैथी का, कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, उसको तो मैं अंडरस्टैंड कर लूँ। रादर मैं अपनी एडवाइस, अपनी सजेशन या अपनी प्रोबिंग शुरू करूं, एक बार क्या करना है उसकी जगह जाके उसकी फीलिंग को, उसके इमोशन को एक बार फील करूं कि क्या है। तो 2 चीज़ें इसमें आ गई कि आपने बात ध्यान से सुनी, जवाब देने के लिए नहीं, आपने एक्टिव लिसनिंग की। उसके साथ क्या किया कि आपने समझना है। सपोज आपका बेटा आपको कहता है कि कत्ते आ रहा है, छुट्टी ले जाओ। अब देखो आपने बात तो सुन ली कि नहीं छुट्टी नहीं है, ठीक है, तुहाडे काउंसलर छुट्टी नहीं देंदे पे मैं की करा, ठीक है, बात तो आपने उसकी सुन ली, बट आपने एम्पैथी नहीं कर पाए ना कि वी कैन अंडरस्टैंड कि पार्टी का माहौल होगा, एंड फॉर ईयर्स सारे इकट्ठे होते हैं, सब ने पार्टी किए, वी कैन अंडरस्टैंड, बट बिगिन विद एंड इन माइंड कि अगर मैं ये फैसला लेता हूँ तो क्या होगा। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेटा पार्टियाँ तो चलती रहेंगी, तुम ठीक हो गए उस दिन भी पार्टी, उस दिन भी सेलिब्रेशन। तो आप देखिए कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होगी कि रादर देन आप पेशेंट को स्नब कर दें, वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मैं अनईजी हूँ, उसकी बात सुनने की जगह आप हमेशा उसको काट रहे हो कि तेरे हर ना इलाज कराता हले भी तेनू फर्क नहीं पिया, ठीक है, तू सुधरना ही नहीं है, तू उठता ही नहीं है,
तो दैट मीन्स कि आप एम्पथी नहीं कर पा रहे कि ये ट्रीटमेंट है, इट टेक्स टाइम टू पर्सन को अपनी नॉर्मलेसी में आते। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड और उसको क्या देना है, सपोर्ट करना है, रादर मैं पेशेंट को स्नप करूं, काटूं या इग्नोर करूं। तो अगर इस चीज़ को हम इनैक्ट करें ना, थोड़ा सा एक्टिंग करके आपको समझाने की कोशिश करें कि अगर मैं और नम्रता मैम सामने हैं और मुझे कुछ करना है, सो हम एक्शन का रिएक्शन करेंगे, ठीक है। सो अंडरस्टैंड अदर्स कि मैं भी इनकी साइड पे आ गई हूँ एंड हम इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है ना, कि मैंने इनके पास आके इनकी बात को समझा। अब हम उस चीज़ में, अब मैं नम्रता मैम के अगेंस्ट नहीं हूँ या मैं उनको कुछ समझा नहीं रही, वी आर टुगेदर इन दिस। सो अगले इंसान को आपने ये फील कराना कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, जब वो आते हैं हमें गुस्सा करते हैं, उनका दिल नहीं लगता और ये सारी चीज़, सो हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम उनको ये समझाते हैं कि लड़ाई आपकी और हमारी नहीं है, या आपकी और फैमिली की नहीं है, हम सब की लड़ाई एक है। और हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड नहीं करते एक दूसरे की लड़ाई को। हम लड़ तो एक ही मकसद के लिए रहे हैं ना यहाँ पे सारे, है ना, कि हमें अपना लव्ड वन ठीक चाहिए और उन लोगों को भी ये है कि हमने ठीक होना है, बट सब बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं और उनके कुछ अपने तरीके हैं, हमारे अपने, फैमिली के अलग हैं। सो हम लोग एक दूसरे की लड़ाई को नहीं समझ रहे हैं, लड़ाई एक है बट लड़ाई के तरीकों को नहीं समझ रहे। सो जब हम एक आपस में मिल रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, आओ चलो हम इकट्ठे उस प्रॉब्लम के साथ लड़ते हैं, ये मतलब है ये 5th जो हैबिट है कि मैंने इनकी लड़ाई को समझ रही हूँ, हो सकता है इनका तरीका अलग हो, मैं इनकी लड़ाई समझ रही हूँ, हो सकता है इनका तरीका अलग हो, बट ये समझना कि हम सभी एक ही लड़ाई से मतलब चल रहे हैं, हमारी जर्नी एक ही है, ठीक है, हमारी पेन एक ही है, कि चलो आओ मैं आपकी पेन समझती हूँ, चलो आओ इसमें चलते हैं इकट्ठे। इसीलिए बबलीन मैम जब शुरू में फैमिलीज हॉस्पिटल आती हैं तो पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं किसी ने समझा होता, है ना, तो पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू डिजीज़ कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है कि इस टाइम इसके अंदर जो तोड़ बज रही है, जो विड्रॉल हो रहा है, वो इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़देह है कि इसीलिए वो गाली दे रहा है, इसीलिए वो इस तरह से कर रहा है, तो हम पेशेंट से एम्पथाइज करते हैं। सो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए हमेशा रहेगी, एंड दिस विल मेक अ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग नहीं नहीं तेरे को नहीं लेके जाना, तो अगर हम इसमें 2 सेंटेंसेस पहले ये ऐड कर दें कि हम समझ सकते हैं कितने न्यू ईयर्स हमने इकट्ठे बिताए, हम भी तुम्हें मिस करेंगे, ठीक है, मगर ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले सारे न्यू ईयर्स हम इकट्ठे बनाएं। सो अगर हम ये 2-3 स्टेटमेंट्स एम्पथी की भी ऐड कर दे कि हम समझ पा रहे हैं, है तो अल्टीमेटली इंसान वो भी बीमारी से पहले उन मोमेंट्स को एंजॉय कर चुका है, करना चाहता है, नॉर्मल होना चाहता है, बट बीमारी ने उसको इस तरह से जकड़ रखा है कि वो उसको करने ही नहीं दे रही। और जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखिए। जब भी आपका लव्ड वन आपसे बात कर रहा है तो प्लीज़ लुक एट इनटू हिज आइज़। ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, हमने बोला कि जब वो बात कर रहा है आप एम्पथी करना सीखें, अंडरस्टैंड करना सीखें कि उसके दिल पे क्या बात चल रही है। देखिए, जब हम रिकवरी के बाद घर जाते हैं, ठीक है, बहुत बार हमें मिलता है, हमारे को हमारी फैमिलीज़ कहती हैं कि जी ये गल बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल चुप रहता है, ठीक है, तो पता नहीं की करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी की बेस्ट थिंग उसकी लाइफ में से हम लोगों ने ले ली है, उसको नॉर्मल होते उस ग्रीफ से आते, ठीक है, बिल्कुल डेथ ऑफ, जैसे कहते हैं ना लव्ड वन, वो ग्रीफ में जाता है, ऐसे ही जब इंसान नशा छोड़ता है उसके अंदर पेन आती है। सो एम्पथी कीजिए कि जब हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ पोकिंग कि हूँ तो चुप करके एक बार बैठ जाएगा तो गाली नहीं करेगा, सो गो एंड फील दैट पेन कि यार किसी की लाइफ में से आपको आम के सीज़न में बोला जाए कि आपको आम नहीं खाने, आपके ऊपर क्या बीतेगी, ठीक है, उसको जिस चीज़ से लाइफ में किक मिल रही थी वो हम लोगों ने ले ली है। सो अंडरस्टैंड दैट कि उस चीज़ के बिना वो अपनी लाइफ को ताना बाना फिर से शुरू कर रहा है, तो एम्पथी, उसकी बात सुनिए रादर देन कि उसको टोकना,
बहुत क्रिटिकल हो जाना, जहाँ हर टाइम पे ओवरडू करके हर बात को समझाना, सिंपल स्टेटमेंट दीजिए कि हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है, ठीक है मैम। अगर वो गुस्सा करे, आज आप मिलते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, बट बेटा ट्रीटमेंट ज़रूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारी हेल्थ है, तुम हो तो सब कुछ आ जाएगा। और सबसे आसान तरीका समझने का पता क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि हमारा लव्ड वन जो भी हमसे बात कर रहा है ना, हम ये ना भूलें कि उसकी बीमारी ने उसको पीछे से ऐसे जकड़ा हो। तो आप उसकी बात ना सुन के, ठीक है, आप उसकी बीमारी को देखिए, आप समझें कि 24 घंटे वो बीमारी के आसपास, मतलब घिरी हुई है बीमारी उसके साथ, ठीक है। सो अंडरस्टैंड आपको क्या करना है कि जो इंसान मेरे सामने है, वो जो मुझसे कह रहा है, ठीक है, क्या इसके पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा? क्योंकि जब यहाँ पे हम देखते हैं बहुत कोई गुस्सा करते हैं, है ना, यहाँ कहते हैं हमें थ्रेटन करते हैं, तोड़ देंगे, कर देंगे। जब हम प्यार से उनके साथ बैठ के केबिन में बात करते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग। वो क्या है? वो क्या है? उनका प्राइमरी इमोशन क्या है? कि वो अंदर से पेन में है, वो अपनी पेन दर्शा रहे हैं गुस्से से, वो गालियाँ निकाल रहे हैं, तोड़ फोड़ की धमकी दे रहे हैं। और अगर हम उस गाली गलौज को और धमकी को, हम भी उस एक्शन का रिएक्शन करें, तो क्या ये यहाँ पे जो आपको ये ग्लास के केबिन्स दिख रहे हैं, ये नज़र आएंगे? सो बात ये है कि घरों में ये चीज़ नहीं होती ना। घरों में हम क्या कहते हैं कि जो लफ्ज़ उसने बोला है, हम उस लफ्ज़ को सुनते हैं और उसके एक्शन में रिएक्शंस करते हैं। यही होता है हमारे घरों में। हम यहाँ पे ये 5th हैबिट से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो लफ्ज़ों से परे होके उनके पीछे आके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि वो ये चीज़ें क्यों बोल रहा है। और जब हम वो समझने की कोशिश करेंगे तो वो जो एक जद्दोजहद हमारे घरों में चलती है, लड़ाई झगड़ा चलता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब मैं समझूंगी कि नहीं, ये जो ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, ये मानते नहीं है या ये कहना नहीं चाहते, देयर इज़ समथिंग, डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग शी मस्ट बी गोइंग थ्रू, ठीक है, इसलिए ये ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। सो कितनी आसान नहीं हो जाए हमारी अंडरस्टैंडिंग घरों में कि जब हम इनको बिठा के हम पूछें कि हाँ आप ठीक हो, हम तो पूछते ही नहीं हैं। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हम आगे से और गुस्सा करते हैं, अगर कोई धमकी दे रहा है तो हम और धमकी देते हैं, यही करते हैं ना। हमने कभी उस स्टेज पे अपने इमोशंस को संभाल के हमने दूसरे को ऐसे कंधे पे हाथ रख के पूछा है अब ठीक हो, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको नहीं लगता कोई ऐसे आपसे पूछे तो आपका खुश करके गुस्सा नीचे हो जाएगा? सो ये चीज़ है। 5th हैबिट क्या कहती है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देन सीक टू बी अंडरस्टूड, कि पहले मैं दूसरे को समझ लूँ, ठीक है, फिर मैं उम्मीद करूँ कि वो मुझे समझे। हाँ जी सर। जब पेशेंट आपसे बात करेगा तो आप तब समझेंगे। अगर पेशेंट अपने रूम में चुपचाप बैठा रहता है, आप घूम घाम के उसके पास जाके फिर थोड़ी पैम्परिंग करते हैं, उससे बात करते हैं, बेटे क्या हाल है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया, तो उस सिचुएशन में बंदा क्या करेगा? और जैसे भी आप प्रोफेशनली हैं, ये सारी चीज़ें हमारे में आती हैं, ठीक है, डेफिनेटली। एक बात को हम बार बार जैसे आप एक चीज़ को 1000 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत टाइम लेते हैं और हो सकता है ना भी हो पाए, है ना। जैसे कि अभी पेशेंट क्या रहता है कि यहाँ से जाने के बाद में, जैसे आपने बोला कि उसने नशा छोड़ दिया। नशा तो डॉक्टर साहब तो बोलते हैं कि नशा तो मैं छुड़ाता ही नहीं, ना कोई किसी का नशा छुड़ा सकता है। बोले मैं तो उनको ज़िंदगी जीने के तरीके बताता हूँ। मैं वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब आपका पेशेंट यहाँ से ठीक ठाक है, घर चले गया, नशा वो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है जी, ना वो गालियाँ निकाल रहा है, ना कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, खाना भी अपने टाइम पे खा लेता है, लेकिन खाना वो खुद खाता है, जबकि परिवार के साथ में 1 मेंबर या 2 मेंबर जितने भी इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं, एटलीस्ट सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर हो सकता है। लेकिन
वो बंदा अपना खाना लेता है, खा लेता है। ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे? जो केयर टेकर है वो क्या करे? सर इसका मैं जवाब देती हूँ। ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई थिंक हमने पहले ओपीडी में ट्रीटमेंट कराया था, राइट? आप यही कह रहे हैं ना, यहाँ से जाने के बाद। पहली चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं मरीज़ का, तो मैं नशे नहीं छुड़ा रहा, उसका बिहेवियर ठीक कर रहा हूँ, उसका ब्रेन ठीक कर रहा हूँ। तो जब हम नशा करते हैं पेशेंट्स कोई भी, तो उनकी को मॉर्बिड कोई ना कोई साइकोपैथोलॉजी होती है, कोई ना कोई इलनेस होती है। किसी को जो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को साथ में डिप्रेशन है, किसी को ओसीडी है, किसी को स्कीज़ॉइड फीचर्स हैं कि वो चुप ही रहने वाला है, वो बात ही नहीं करने वाला, वो इंटरैक्ट कर ही नहीं सकता। वो इंटरैक्ट कब करता है? जब उसके अंदर नशा जाता है। हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ ने हमें ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट भी ये बताया। अब आप जाते हैं और वो बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि उस टाइम तक अभी उसका ब्रेन ठीक नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको बता दें, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जब हमारे पास पेशेंट रह रहा है, हम ना अगला साथ में स्टेप कर लेते हैं, सिनर्जाइज होता है, टीम वर्क। एक मिनट, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। आंसर आपका इसी हैबिट में, इसीलिए मैं जो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन आपने एक लाइन बोली जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैम आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप शायद प्रोफेशनल हो, बट हमें टाइम लगेगा एज अ फैमिली सीखते हुए। सो क्या हम अपने पेशेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये 100 दिन लगा के आ गया है घर, अगर ये नहीं बोल रहा तो मुझे अंडरस्टैंड करना है कि अभी भी बीमारी है एंड ही विल ऑल्सो टेक टाइम। इसकी बीमारी ने भी टाइम लेना ना, मतलब इतनी पुरानी बीमारी है एंड 3 months में हम उसकी इंसाइट लेके आते हैं उसमें कि वो इतनी जागरूकता आ जाए कि मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई खानी है एंड बिहेवियरल चेंजेस आ जाए। बट 3 महीनों में के बाद भी एक जर्नी है जो उसने सफ़र करना है। सो वहाँ पे आपका आंसर इसी हैबिट में है कि तब भी मैंने समझना है ना, कि वो भी एक बीमारी से ग्रस्त है जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी लंबा टाइम वक्त लगना है। इसका एक आंसर ये भी है कि अगर डायबिटीज़ है किसी को, राइट, अब डायबिटीज़ है, दवाइयाँ चल रही हैं, मैनेजमेंट चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, सब कुछ चल रहा है, शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज़ करेक्ट हो गई है, ठीक हो गई है। वो अब हमें डायबिटीज़ हो गई है, हमें ताउम्र मतलब सारी उम्र उसका ध्यान रखना है। जैसे मैम बोल रहे हैं, एडिक्शन एक बीमारी है जो लग गई है, उसका हमें टाइम लगना है उसमें से निकलने के लिए। एंड हम ये भी बताते हैं कि हमने ब्रेन स्कैन्स भी दिखाए हैं बड़ी बारी, हमारे ये जो गड्ढे होते हैं उनको भरने में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, घर जाके 3 months में बाद आपने ऑब्जर्व करना है, आपने देखना है क्या चीज़ अभी रह गई है। इनको कई बार हम रेजिडुअल फीचर्स भी बोलते हैं कि पेशेंट की एग्रेशन ठीक हो गई है, पेशेंट का बेचैनी ठीक हो गई है, उसका जो टिकाव नहीं आता था वो ठीक हो गया है, लेकिन वो भी बात नहीं कर पा रहा। तो जो बात नहीं कर पा रहा, ये जो हमारे बाद वाले फॉलोअप्स होते हैं ना, हम क्यों कहते हैं बार बार, देखो बहुत सारी फैमिलीज़ को ये होता है 3 महीने लगा लिए, अब जादू हो जाएगा, अब हमारा बच्चा नवा नकोर होके बाहर आ जाएगा, राइट। कुछ फैमिलीज़ को ये भी लगता है कि 1 महीने बाद ही वो हो जाएगा। हर एक दिन का एक महत्व है। आई ऑलवेज से, डॉक्टर साहब ऑलवेज सेज, पहले 10 दिन में ये चीज़ ठीक होनी है, 85वें दिन ये चीज़ ठीक होनी है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं डॉक्टर साहब के साथ 22-23 सालों से जुड़ी हुई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कई बारी 85 डेज़ तक, 90 डेज़ का प्रोग्राम है ना, 100 डेज़ का प्रोग्राम है, 85 डेज़ तक कई बारी पेशेंट बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल, बड़े ध्यान से सुनेंगे हम ये बात, बड़ी ब्यूटीफुल इमोशनल मास्किंग कर लेता है, क्योंकि वो अडेप्ट कर लेता है कि अब तो मुझे 100 दिन या 90 दिन रहना ही रहना है। तो मैं इतना अच्छा करके बताऊं, एज यू आर सेइंग वी आर प्रोफेशनल्स, तो हमें ये पता होता है, हमें कई बारी दिख रहा होता है और कई बारी वो इमोशनल मास्किंग इतनी सुंदर तरीके से करते हैं कि असलियत जो आती है वो जब घर जाता है तब आती है। इसीलिए कहते हैं ये डिजीज़ कनिंग एंड बैफलिंग है। सो 90 डेज़ में हमने 100 डेज़ में क्या किया, हमने उसके बिहेवियर को ठीक तो किया, लेकिन जो उसकी बीमारी कितनी देर से चली आ रही है, जिसको हम हमेशा बोलते हैं प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड फेटल इफ़ अनट्रीटेड। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़नी है, उसने बढ़ना ही बढ़ना है। तो कब कुछ एक इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि जब पेशेंट घर जाता है तब
जाके उसके बिहेवियर्स आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। अब वो जो बिहेवियर्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना दिल ही तोड़ के बैठ जाएं, भाई इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, ये तो वहीं का वहीं रह गया। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बीमारी पड़ी हुई है, अभी इस पे ये चीज़ों में और काम करने की ज़रूरत है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, सिनर्जी ये है कि टीम वर्क होता है आपका और हमारा। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलती हूँ कि फैमिलीज़ अभी भी हमें फ़िल्टर करके बातें बताती हैं, बहुत फ़िल्टर करके बताती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो फैमिलीज़ जो फ़िल्टर करके बातें नहीं बताती, फ़िल्टर करके इन द सेंस कि फैमिलीज़ हमें वो बातें बताती हैं जो उनको लगता है बताने वाली हैं, और जो असलियत होती है पीछे से वो छुपा लेती हैं। डर होता हाँ, है वही बताने लगी हूँ। उनके पीछे जो ड्राइव होती है वो डर होता है, वो डर ही होता है। कुछ फैमिलीज़ तो जैसे घर जाते हैं पेशेंट और फॉलोअप पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो उनको ये डर होता है ये ना आए, बिल्कुल ही ना आए फॉलोअप पे, चलो अगर आ रहा है तो थोड़ी देर तो चले मेरे साथ, ये ना आए कि दवाइयाँ ही बंद कर दें। ये जो हमारा डर है ना फैमिलीज़ का, ये पहले दिन भी वही था, आज के दिन भी वही है। और ये जो हम फ़िल्टर करके बातें बता रहे हैं, रियल पिक्चर हमें नहीं बताते। हम डॉक्टर साहब को ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे परमात्मा हो, आप हमारे गुरु हो, आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। स्पेशली जब हम फर्स्ट डे आते हैं, क्यों? क्योंकि हमने भी फैमिली की तरफ से एक इतनी पेन देखी होती है ना, तो हम कहते हैं ये 10 चीज़ें हमने अपनी लाइफ में देखी हैं, इससे ज़्यादा हमारा रॉक बॉटम नहीं आ सकता। आप जैसे कहोगे, जो कहोगे, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें बताते हैं। अब हम इधर जा रहे हैं, आज हम दुबई का ट्रिप लगा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, ये करें कि ना करें, फ़ोन दें कि ना दें, अब गाड़ी दें कि ना दें। लेकिन जो एक्चुअल बिहेवियर आ रहा होता है पेशेंट का, वो बिहेवियर हम नहीं एक्सप्लेन करते, हम उसको फ़िल्टर कर जाते हैं। क्या बिहेवियर? जैसे पेशेंट कहता है अब मेरा दिल नहीं लगता वहाँ पे, अब मैं फॉलोअप में नहीं जा सकता, आपको बता तो दिया अब मैं ठीक हूँ। तो फैमिलीज़ को ये डर होता है, अच्छा ये ना हो कि मैं फैमिली इसको फॉलोअप के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करूँ, तो ये ना हो तो ये प्रोग्राम से ही टूट जाए, ये हमारी बात ही सुनना बंद कर दे। अभी तो बड़ी मुश्किल से हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स वाइफ्स मदर्स आती हैं, ये कहती हैं कि प्लीज़ डॉक्टर साहब थोड़ा जा तुसी भी कर लो, आ तो रहा है ना, आंदा तो पिया, शुक्र है आंदा तो पिया है, जे आएगा ही नहीं, दवाई नहीं खाएगा तो असी की करांगे? नहीं। जब तक आप सूक्ष्म रूप से मतलब माइक्रो बिहेवियर्स उसके हमें नहीं बताओगे, फिल्टर करी जाओगे, तो फिर हम ठीक नहीं कर पाएंगे। बीमारी बिहेवियर की है, पहले बिहेवियर ही आना है। बार्गेनिंग पहले दिन भी चल रही थी, 3 महीने शुरू होने थे, बार्गेनिंग पहले भी चल रही थी, आज फॉलोअप आया तब भी बार्गेनिंग शुरू हो गई। तो फिर हमने कहाँ असर्टिव रोल किया। हम फैमिलीज़ को कहते हैं कि यू नीड टू बी असर्टिव, यू नीड टू हैव टफ लव। वी अंडरस्टैंड, ओके, वी अंडरस्टैंड नोबडी वांट्स टू गो टू द हॉस्पिटल। किसका दिल लगता है आप बताएं? किसी की सर्जरी भी हुई है, वो भी कहता है जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट हो, मैं बाहर आ जाऊँ। टीम वर्क के बिना हम कह तो देते हैं, आई एम रियली विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट आई एम टेलिंग ऑल माई फैमिली मेम्बर्स कि हम कह तो देते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं और हमारी पूरी टीम है आपके साथ, पर वो टीम जो है ना वो ऊपर से है। हमने सब थेरेपिस्ट ने पेशेंट को इनसाइड आउटसाइड जानना होता है। जब हमारे पास पेशेंट रहता है ना तो उसके वो बिहेवियर्स भी हम देखते हैं जो उसको भी नहीं पता। हम वो चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो उसको भी नहीं पता। वो कब हमें मक्खन लगा रहा है, वो कब हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो कब फैमिली को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक स्टेज आ जाती है, पेशेंट पैरों को हाथ लगाना शुरू कर देता है, तो वो लगता नहीं है हमें पता नहीं लगता कि क्या चीज़ है। हमें लगता है अब ये बहुत अच्छा हो गया और हम सारी बातें मान लेते हैं। 2.5 years मिनिमम ब्रेन को नॉर्मलाइज होने में लगने हैं। जितनी आप इनपुट्स देंगे, जितना आप हमें बताएंगे, उतना हम अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसमें देखो कुछ ऑफेंसिव नहीं है, ना आपकी तरफ से ना हमारी तरफ से। अगर पेशेंट की कोई चीज़ रह गई, मैंने एक ऐसा पेशेंट भी देखा है अपनी इसमें कि जो पूरा 100 डेज इतना अच्छा किया, घर गया 10 दिनों में उसने अपनी मम्मी को मारना पीटना शुरू कर दिया फिर से। क्यों? क्योंकि रिजेंटमेंट्स रह गई थी। अब वो रिजेंटमेंट्स क्या थी?
हमें तो दिख रहा था पर फैमिली ने हमें बताया ही नहीं कभी कि वो चीज़ें लाइफ में हुई थी। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी उनके घर में जो कि फैमिली ने हमें बताई नहीं। उनको लगा इसमें बदनामी होगी, इसमें बेइज्जती होगी। अब वो जो चीज़ें नहीं बताई उसको रिजेंटमेंट कहते हैं। अब मरीज़ ठीक हो गया, आपके पेशेंट को हमने ठीक कर दिया, लेकिन उसके एंगर को भी ठीक कर दिया, उसकी फ्रस्ट्रेशन को भी ठीक कर दिया। अब वो मूड भी नहीं ऑफ है, उसका बेचैनी भी नहीं है, लेकिन वो रंजिशें, वो शिकवे शिकायतें उसने अपने साथ रखी हुई हैं और वो कैरी करके जा रहा है यहाँ से बर्डन। तो फिर वो रिजॉल्व ही नहीं हुई, तो वो जब भी आपको देखेगा आप उसको वो चीज़ें याद आएंगी। ये जो सर ने अभी बात की है बहुत ब्यूटीफुल बात है। इसको जो कहते हैं ना हम कि मरीज हमसे बात नहीं करता, हाँ कर देता है। इसको मैं भी आंसर करना चाहूँ जी, एक सेंटेंस में मैं बोलती हूँ, इसको ना डायलॉग ओपन करना बोलते हैं कि हम भी कई बार डायलॉग ओपन नहीं करते। हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज आती हैं जो बोलते हैं ये कितने कितने दिन बात नहीं करते, ये फादर उधर बैठ जाते हैं, बच्चा उधर बैठ जाता है, मम्मी उधर चली जाती है, हम कितने कितने दिन बात नहीं करते। क्यों? इस डर से कि बात करेंगे तो लड़ाई होएगी, बात होएगी तो हंगामा होएगा, इट्स बेटर चुप ही कर जाओ, कोई बात नहीं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और एक और बात है कि जैसे सर बोलते हैं हमें बातें करनी नहीं आती, ठीक है। सो सर आपका मैं आंसर देती हूँ एज अ फैमिली मेम्बर। पहले उस वाले क्वेश्चन का देते हैं, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें एक फादर का दर्द है ना, मेरा बेटा बात नहीं करता। तो सबसे पहले तो वापस हम उसमें जाएंगे कि हम एक्सेप्ट करते हैं इसको ये बीमारी है, 1। सेकंड, हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा रह चुका है, हम उसकी पर्सनालिटी क्या है, क्या वो एक्सट्रोवर्ट है, क्या वो इंट्रोवर्ट है, हमने कितनी स्पेस क्रिएट करी है उसकी लाइफ में बातचीत करने की, क्या हमने बचपन से वो स्पेस रखी थी। क्योंकि आपके क्वेश्चन का 1 लाइन आंसर है ही नहीं, हम में से किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स माई हस्बैंड अल्टीमेटली, बिकॉज वी केप्ट ऑन पुशिंग, अब आप पे आ जाता है कि आप या तो ट्राई कर सकते हो या आप रिएक्ट कर जाओगे, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या हम ट्राई करते रहेंगे कि बेटे को छोड़ना नहीं, मेरे हस्बैंड को छोड़ना नहीं, तो मैं ट्राई करती रहूँगी। आई विल बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि ये मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी है या वो कर नहीं पा रहा है या उसे नहीं आती है बात करनी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब नया नया आपने नशा छोड़ा होता है तो आपके अंदर डोपामिन नहीं बन रहा होता है, आपके अंदर जो 4 केमिकल आपको लाइफ में मोटिवेट करते हैं, खुश करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, वो मोटिवेशन हमारे पेशेंट का ज़ीरो हुआ होता है, डोपामिन ज़ीरो हुआ होता है, उसको लाइफ में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता है। प्लस उसको आदत पड़ी होती है कि नशा अंदर जाता है तो वो एक्सप्रेस करता है। अब नशा भी नहीं उसके अंदर जा रहा, वो डोपामिन फ्यूल भी उसको नहीं मिल रहा, वो मोटिवेशन भी नहीं मिल रही, तो उसको पता ही नहीं होता कि वो बात क्या करे, क्योंकि नशे में वो असली ज़िंदगी से कटा होता है एक्चुअली। सो 2.5-3 ईयर्स से आप कनफ को देख रहे हो, ठीक है। अभी भी जब वो पब्लिक में जाता है, हमारे साथ तो फेलोशिप में ही नोज एवरीबडी, ही इज़ कम्फर्टेबल। अभी भी जब वो, अब हम जब 4 दिन के लिए फिरोजपुर गए, ही डिडंट नो हाउ टू इंटरैक्ट। उसकी टॉक्सिक शेम आ रही थी बीच में, उसका गिल्ट आ रहा था बीच में, उसको ये लग रहा था कि ये मुझे जज करेंगे, ये मेरी बॉडी को जज कर रहे हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, ये मुझे जज कर रहे हैं कि मैं कैसे आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। नाउ द थिंग इज, अब हम आते हैं सोल्यूशन पर। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स माई हस्बैंड इज 51 years old. Ultimately, we all realize he doesn't know how to talk and express. So अब पिछले 2 महीने से 3 महीने से 3 months से लेते 3 months से ये एक्सरसाइज चल रही है कि आफ्टर एवरी 1 hour ही इज़ राइटिंग। और रात को, क्योंकि हम चाहते हैं ना, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड बात करे, मेरा बेटा चाहता है कि फादर मुझसे बातें करे, तो हम लिख लिख कर पढ़ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गोइंग टू सोल्यूशन। सो हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होएगी, या तो ट्राई करते रहो, बिकॉज नोबडी इज गॉड हियर, या तो ट्राई करते रहो या फिर आप रिएक्ट करो और गिव अप कर दो। वो ये ना, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड
देन सीक टू बी अंडरस्टूड, कि पहले मैं पूरी तरह से समझ लूँ कि वो चीज़ क्या है, क्यों वो बात नहीं कर रहा, क्या उसकी बीमारी का, जैसे मैम ने बोला रेजिडुअल सिम्टम्स रह जाते हैं, ठीक है, तो जाते जाते बीमारी भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो नहीं जाते हैं, ज़िद्दी सिम्टम्स होते हैं जो, सो उनको टाइम लगता है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि जब बच्चा नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाता है, वही बच्चा था जिसको पालते हैं बड़ा हो जाता है, तब हमारे में कोई झगड़ा नहीं होता, वही हक करता है, वही प्यार करता है। जब एक चीज़ ये बीमारी आ जाती है बीच में, उसमें बिहेवियरल इफेक्ट्स आ जाते हैं, फिर हमारी जो वो कनेक्शन है, क्योंकि सेम बात मैंने डॉक्टर साहब से बोली, बेटा भी वही था, तो दोनों थे, मैं डॉक्टर साहब बोलता है कि ये बैठा रहे ना, गाली नहीं कर रहा, मैंने बुलाई जैसे मैं किया यार, हाँ बेटा आ जा यार, इधर आ जा, गल कर दें या कुछ भी दिल कर दे ना कि चलो दो ही बंदे हैगे तो गल्लां तो करिए, कुछ नहीं दे। सारे नाल बड़ी गल की कि साडे कोल कोई जॉइंट प्लेटफार्म नहीं होंदा, कोई एक इहो जिहा टॉपिक नहीं जे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुण मैं थोड़ा डॉक्टर साहब वाल हो गया सीगा, तो कहते यार ट्रीटमेंट ठीक है, कहता हुण इधर ही तुरे रहना, एक होते सीगा। तो फिर बेटे ने डॉक्टर साहब को आंसर दिता, कहता डॉक्टर साहब साडे कोल ना कोई तीसरा बंदा नहीं हैगा, मीडिएटर नहीं हैगा या थर्ड पर्सन नहीं हैगा, कहता ਅਸੀਂ दोनों ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ बैठते हैं, कहता साडा झगड़ा हो जाता। सर उल्टा है, उल्टा है। मैं इतनी देर से मीडिएटर बनी अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए बिकॉज ऑफ माय फियर, तो मेरे थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जाती थी। इस प्रोग्राम में मीडिएटर को हटना पड़ता है, तो थर्ड पर्सन। सर इसका मैं थोड़ा सा आपको आंसर करती हूँ। कुछ ना पर्सनालिटीज़ होती हैं हमारे ना, बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ है। कुछ हमारे बच्चे की पर्सनालिटी ऐसी होती है जिसमें उसको पता क्या लगता है, उसको लगता है कि दूसरा मुझे प्यार ही नहीं करता, दूसरा मुझे समझता ही नहीं है। वो नीड ऑफ लव जो होती है ना, वो बाहर से ढूंढता है फिर, इसलिए वो तीसरा बंदा चाहता होता है कि कोई तीसरा बंदा आए जो मुझे समझे। क्यों? हम समझ रहे होते हैं, बीइंग फादर यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू आर लविंग हिम, यू आर डूइंग योर केयरिंग, बट वो उसकी परसेप्शन बनी होती है। परसेप्शन इज द वे यू परसीव, उसका माइंडसेट नहीं, उसकी परसेप्शन ऑफ माइंड है। वो परसीव कर रहा है कि ये बंदा मुझे समझेगा ही नहीं, मैं जब बैठूंगा तो लड़ाई से ख़त्म होना है, इसलिए वो अलग से जाके खाता है, इसलिए वो बाहर रिश्तों में, फ्रेंड्स में या कहीं और ढूंढता है कि शायद मुझे कोई समझ सके और मुझे कोई प्यार कर सके, और इसीलिए उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है टेकिंग ड्रग्स। कि मेरी जो ये इमोशन चल रही है ना इस टाइम पे, इस इमोशन में से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, इस इमोशन में से मेरे को कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो वो उस इमोशन को फटाफट से मैनेज करने के लिए सबसे पहले ड्रग्स ले लेता है। जी जी। और बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे जितनी भी है, उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा जब हॉस्पिटल आया था उससे पहले तो पूरा एक्टिव था, पूरा बातें करता था, पूरा जोर शोर से चलता था, यहाँ आके ना स्लो हो गया, यहाँ आके ना इसकी मोटर रिटार्डेशन हो गई है, इसके हाथ पैर थोड़े स्लो हो गए हैं। तो ऑनेस्टली आपको बताया जाए कि ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ हमने डोपामिन की जो फ्लडिंग हुई थी ना नशे के कारण, उस फ्लडिंग को हमने कम किया है, डोपामिन ब्लॉकर्स दिए हैं, और वो सारी ज़िंदगी के लिए ऐसा स्लो नहीं रहने वाला। हमारा पेशेंट नहीं कर रहा था, वो नशा कर रहा था, वो सारा कुछ। वो जो आपने तेज़ी और चुस्ती देखी थी, बहुत फ्रेंडली जॉली ऐसा जो देखा था इंसान, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस देखा था, ठीक है, जो कि डोपामीन रश कर रहा था, फ्लडिंग कर रहा था, है ना। सो अब जब हमने वो डोपामीन जो एक्सेसिव है उसको डोपामीन ब्लॉकर्स के साथ, अब ये है कि नॉर्मल जो डोपामीन है वो बन रहा है, बट आप लोगों को ऐसे लगता है ये बड़ा स्लो हो गया है, ये बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो वो जो चीज़ें पहले, क्योंकि 8-10 साल से अगर ही वॉज टेकिंग ड्रग्स, तो आपने तो हमेशा उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस ही देखा ना। और सब्सटेंस क्या करता है, हमारे ब्रेन से सारे बैरियर्स हटा देता है, कोई शर्म नहीं रहती उस टाइम पे, कोई झिझक नहीं रहती है, ही इज़ मोर फ्रेंडली, ही इज़ मोर टॉकेटिव, ही इज़ नॉट शाय, ठीक है। तो हमें मतलब वो सारे बैरियर्स डाउन हो जाते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब हमारा पेशेंट, जिसकी नई नई शादी होती है या 2 साल 3 साल होते हैं शादी को, तो वो देख रहा होता है
उनकी वाइफ देख रही होती है, ये तो बहुत बातें करता था, ये तो मुझे शॉपिंग भी कराता था, ये मुझे घुमाने भी ले जाता था, अब ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया, ये तो कुछ ही नहीं करा रहा, ये क्या हो गया, ये तो चेंज ही हो गया, आपने पता नहीं कौन सी दवाई दे दी है, ये बुत्ती बन गया। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमने हमेशा उनको हाई में देखा होता है। इसकी वजह से हमारे एक पेशेंट ने बोला है कि इनकी वाइफ ने, ठीक है अब तुम ठीक हो गए हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि शॉपिंग कराना बंद कर दोगे, शॉपिंग तो करा दो भाई, इट्स ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, हमें समझनी पड़ेंगी। बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही। आप सोचो कितनी करेज लेके वो शॉपिंग मॉल में जाएगा और शॉपिंग कराएगा। पहले वो रिलेटेड होता था, पहले वो एक सूट की बजाय 4 सूट लेके देता था, अब ही इज इनटू द प्रोग्राम और वो कह रहे नहीं यार हमने फालतू खर्चा नहीं करना, ये नहीं करना। कहती है आपकी शराब छूट गई, इसका मतलब ये है कि अब आप शॉपिंग नहीं कराओगे। तो आपने ये समझना है कि जो हमारी सिनर्जी है और जो हमारा टीम वर्क है ना, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बीमारी को एक भी पॉइंट ना मिले पनपने के लिए। इस चक्कर में आप मानेंगे नहीं, हम 2-3 वाइफ्स को जानते हैं जिन्होंने बोला कि शाम को थोड़ी सी पी लिया करो। मतलब इस हद तक हमारी अपना सिक माइंड होता है। पहले तो ट्रिप्स पे जा रहे थे हम, दुबई जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, अब तो ये जा नहीं रहे कहीं। सो सिनर्जी जो अगर हम कंप्राइज करें, सो जैसे मैम ने बोला कि टीम वर्क, अब टीम वर्क यहाँ पे किसका चाहिए, एक ट्रायंगल अगर हमने बनाना है, सो एक तरफ आप हो, एक तरफ हम हैं, एक तरफ पेशेंट है। सो जो सबसे एंड में हम एक्सपेक्ट करते हैं, किससे करते हैं, पेशेंट से, बिकॉज उसका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो आपका और हमारा टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेशेंट कोई खांसी ज़ुकाम या कोई लिवर या किडनी की प्रॉब्लम नहीं है जिसके सिम्टम्स हमें हम बता देते हैं ना सारे। यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं एडिक्शन की, और एडिक्शन के सिम्टम्स कहाँ छुपे बैठे हैं, बिहेवियर में। अगर आप एक भी बिहेवियर छुपा रहे हो हमसे, तो आप सोचो कि आप अपने लव्ड वन की बीमारी का सिम्टम छुपा रहे हो, जो कि हम कभी भी नहीं छुपाते। हम तो लिस्ट बना के लेके जाते हैं ना, डॉक्टर ने दसना खांसी चढ़ रही सी, राती अन्ना बुखार सी, सवेरे अन्ना बुखार सीगा, बीपी अन्ना सी, शुगर दी, असी पूरी लिस्ट बनाने हैं, है ना। यहाँ पे हम कोई लिस्ट नहीं बनाते। वैसे ही हमने यहाँ पे करना है कि कोई भी बिहेवियर अननोटिस ना चला जाए डॉक्टर को बताए बिना, क्योंकि मेरे पेशेंट के तो सिम्टम्स ही बिहेवियर में आने हैं। एक स्पेशल मैसेज है मेरा, हमारी फैमिली अभी अभी आई है उनके लिए, कि हमें प्लीज़ विलन ना बनाएं। जो हम ये सिनर्जी की बात कर रहे हैं ना, टीम वर्क की बात कर रहे हैं, तो हमारी और आपकी इकट्ठी टीम वर्क है। कई बार क्या होता है, इतनी काउंसलिंग के बाद भी फैमिली क्या बोल देती है पेशेंट के सामने, हम तो बेटा तुम्हें ले जाना चाहते हैं, यही नहीं मान रहे। हमने तो सोचा था कि 4 दिन का ही फॉलोअप करेंगे, इन्होंने 5 दिन का कर दिया, इन्होंने 7 दिन का कर दिया। दिस इज़ नॉट असर्टिवनेस। इससे मैसेज कुछ और जा रहा है पेशेंट को। फिर इससे पेशेंट will have resentments towards treating team also। क्या होएगा, 100 दिन वो पूरा कर लेगा, लेकिन घर जाके बाद में उसका वो कनेक्शन नहीं रहेगा हमारे साथ। When it is synergy, अभी मैम ने जो बताया है, फर्स्ट नंबर पे फैमिली है, फिर हम हैं, फिर पेशेंट है। हमें ये जो समझना है, आपके बिना हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा कहती हूँ, हम पेशेंट से कभी नहीं हारते, हम फैमिली से हार जाते हैं। हमारा इतना अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इतना बढ़िया पेशेंट की रिकवरी आती है, क्योंकि बीमारी कनिंग है। तो जो बीमारी है, जो हमारा मरीज़ है, हमारा लव्ड वन है, वो फैमिली को किसी ना किसी तरीके से मैन्युपुलेट कर ही लेता है, और वो कर लेता है, और बीमारी को बीच में से वो निकाल के ले जाता है, और अनट्रीटेड इलनेस चली जाती है फिर घर। हमें ये बहुत ज़रूरी समझना है, बताना है तो सब कुछ बताना है। ये नहीं कि 5 चीज़ें हैं और आपने 4 बता दी जो इम्पोर्टेंट थी। अब थंब है, थंब मेरा कट गया है, तो मैं अकेले 4 फिंगर से कुछ भी नहीं कर सकती। ना मैं रोटी खा सकती हूँ, ना मैं कुछ काट सकती हूँ, ना मैं लिख सकती हूँ। ये थंब इज़ इम्पोर्टेंट। कई बार आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने छुपाई होती है और हमें बाद में पता लगता है, उससे डायग्नोसिस ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल, तो उससे पूरी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं। सो फॉर 2 years मेरे बेटे का डायग्नोज बाइपोलर दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह चलता रहा। एंड अल्टीमेटली ही वाज डायग्नोज विद स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। जैसे ही दवाइयाँ चेंज हुई, वैसे पेशेंट ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी शर्म की वजह से, डर की वजह से छुपा देते हैं, वो हमारे डॉक्टर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है डायग्नोसिस बनाने के लिए।
दवाइयाँ ऐड करने के लिए, बिकॉज हर दवाई किसी ना किसी केमिकल पर एक्ट कर रही है। ये बता दें कि राइट डायग्नोसिस एट राइट टाइम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हमारा राइट डायग्नोसिस नहीं हुआ तो फिर हम अनट्रीटेड इलनेस लेके जा रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम आ रहे हैं कि हमारा बच्चा नशा करता था, ये उसका बस गुस्सा करता था, चलो जी आप दवाई दो, ट्रीटमेंट करो, ले जाओ। तो जो असलियत है, जो असली चीज़ है वो रहेगी फिर हमारी, वो अनट्रीटेड ही रह जाए। और अभी सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे। सो सिनर्जी का मतलब अगर हम समझे तो जैसे हम कहते हैं ना 1 और 1 11, ना तो हम अकेले कुछ कर सकते हैं ना आप अकेले कुछ कर सकते हो। हमें 1 और 1 11 बन के इस बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। सो क्या होता है कि फैमिलीज़ वो हेल्प लेती ही नहीं है, उनको लगता है कि हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, मैं प्यार से कर लूँगी। वही हम पहले कर रहे होते हैं, वही फॉलोअप के टाइम पे भी कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं इसका मन नहीं लग रहा तो चलो मैं इतने दिन रख लूँ। सो वही बिहेवियर्स आ रहे हैं। सो सिनर्जी क्या है कि मैं मदद ले रही हूँ कि मेरे बस की अब बात नहीं है, मेरे को एक और हैंड चाहिए ये काम करने के लिए, ठीक है। सो सिनर्जी कहती है कि मदद लो। सिनर्जी का ऑपोजिट क्या है, मैं अकेली कर लूँगी, ठीक है। और सिनर्जी ये है कि अपने साथ वैसे लोगों को हमने जोड़ना है जो इस सफ़र में मेरा सफ़र थोड़ा आसान करे, मुश्किल ना करे। सो मैंने ऐसे रिश्तेदारों के साथ बात करनी है, ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स में रहना है, ऐसी टीम के साथ अपना राब्ता बनाए रखना है कि जो मेरे इस सफ़र को, जो कि इतना इजी नहीं है बट फिर भी मेरे लिए थोड़ा सा स्मूथ कर सके, कि जो मेरे कंसर्न्स और डाउट्स आ रहे हैं तो मैं किसी दूसरे इंसान का एक हाथ पकड़ सकूं और 1 से 11 वाली वो एनर्जी ले सकूं कि ये मेरी जो दिक्कत आ रही है ये थोड़ी सी सॉल्व हो सके। मैं एक जनरल सी एग्जांपल बताती हूँ, अभी पिछले महीने ही हुई है। हमारे एक पेशेंट थे जो अच्छे से ट्रीटेबल थे, ट्रीट होके चले गए थे, सब कुछ ठीक था। अचानक से उनकी फैमिली ने पहले फ़ोन किया, फिर पेशेंट भी आए कि जी इसको तो एडमिशन करानी है, हमने एडमिशन करानी है, फलानी जगह करानी है। हम लोगों ने पेशेंट को देखा था और हमें पता था कि पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है एडमिशन के लिए, राइट। एडमिशन करानी है तो फिर हमने बोला हमारी तरफ से तो ना है, ट्रीटिंग टीम की तरफ से ना है। हमें लगता है कि एक बंदे से बात हो रही है, जबकि एक बंदे से बात नहीं हो रही होती, पूरी टीम डिस्कस करती है, पूरी टीम, डॉक्टर साहब भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं। और हमने जब ना किया, कहते नहीं, फिर हमने उनको बोला ठीक है अगर आपको इतना ज़रूरी है तो आप साथ जाएंगे, इसको वहाँ हॉस्टल में नहीं रखेंगे, आप साथ जाएंगे क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने कर लिया इंतज़ाम, हमने वार्डन से बात कर ली है, हम वीडियो कॉल करके दवाई दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे। आफ्टर फ्यू डेज़ what happened, patient could not adjust there, they had to come back। ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अब हमारे लव्ड वंस भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि भाई इतने छोटे छोटे फैसले पूछ के करने हैं। पूछ के नहीं कह रहे आपको, हमने सिर्फ आपको आपकी रियल पिक्चर बतानी होती है। बात यहाँ पे नहीं खत्म हुई ना जी। अब वो जो बच्चा वापस आ गया वहाँ से, उसका सेल्फ एस्टीम और नीचे और लो चला गया, उसका एक और जिंदगी में फेलियर ऐड हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इट डजंट एंड लाइक दैट। कहने का मतलब है फैमिलीज भी कई बार मिनिमाइज कर देती हैं चीज़ों को, नहीं अब तो बहुत सारी चीज़ें ठीक है, अब बिहेवियर भी ठीक है, अब ये उठ रहा है, अब खा रहा है, अब पी रहा है, अब ठीक है सारी चीज़ें। तो आपने बीइंग फैमिली मेम्बर्स मिनिमाइज नहीं करना चीज़ों को, आपने बल्कि हमें छोटी छोटी वो हर बात बतानी है जो कि मरीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट कर दो बबलीना। तो नेक्स्ट अगर हम कंप्राइज करें, सारी हैबिट्स हम कर रहे हैं आपके साथ। तो सेवन्थ हैबिट जो है वो है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब है कि जो हमने स्किल्स यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम 1 मिनट टॉक सीख रहे हैं, 4 माइंड फार्मूला सीख रहे हैं, ये 7 हैबिट्स सीख रहे हैं, तो इसको हम शार्प करते रहें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते रहें। अगर मुझे बताओ कि ये आपने लर्न कर ली या समझ ली पर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो क्या होगा? अगर आप क्या होता है? हाँ, शार्पन द सॉ, सॉ क्या होता है मैम पूछ रहे हैं? आरी होती है। और अगर मैं आरी को शार्प ना करूं, तीखा ना करूं, तो मेरी मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना। जितना मैं शार्प आरी से काट पा रही थी और जल्दी काट पा रही थी, वो अगर मैं उसको टाइम टू टाइम
तेज़ ना कराऊं, हम अपने घरों में वो चाकू तेज़ कराते हैं ना, सब्जी काटनी होती है ना, वो आता है जो तेज़ करने वाला कैंची और चाकू, तो उससे कराते हैं। हम क्यों कराते हैं? क्योंकि वो टाइम लगता है, ज़ोर लगता है ना, हमारा टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी लगेगी। सो अगर हम उसको टाइम टू टाइम शार्प करते रहेंगे, यहाँ पे शार्प क्या करना है हमने? अपनी स्किल्स को, जो आप यहाँ पे तरीके सीख रहे हो कि अपने पेशेंट को आपने रिकवरी में कैसे सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आप उन स्किल्स को आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ अपनी वो आरी तीखी करते जाओगे, तो एक टाइम होगा आपका एफर्ट कम लगेगा, आपको टाइम भी कम लगेगा। आज अपने रिएक्शंस को मैनेज करते, मूड को मैनेज करके थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे आपने बोला मैम टाइम लगेगा, पर एक टाइम आएगा अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब कर लोगे, ये हैबिट्स को इनकलकेट कर लोगे अपने डेली रूटीन में ना, तो आपका वो एफर्ट जो है वो कम लगना शुरू हो जाएगा। और बबलीन मैम, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी में ऐसा कुछ नहीं होता कि 20 साल हो गए रिकवरी के, 15 साल हो गए, 40 साल हो गए, ठीक है। हमें वो चीज़ रोज़ अपनी प्रैक्टिस करनी है और नहीं भूलनी है, क्योंकि अगर बीमारी प्रोग्रेसिव है तो वो हमारे अंदर बैठी बैठी भी प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। तो और अगर वो बीमारी कनिंग है तो वो जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे वो और चालाक होती रहेगी। सो हमें भी उतना ही स्मार्टनेस, उतना ही स्किलफुल, उतना ही शार्पन करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड 1 डे प्रोग्राम। और हमारी ह्यूमन बींग्स की ये खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है कि हम जल्दी भूल जाते हैं। जब थोड़ा कुछ ठीक हुआ हम भूल गए। दैट इज़ वाई रेगुलर मीटिंग्स, दैट इज़ वाई प्रोग्राम में रहना, प्रोग्राम से जुड़े रहना, दैट इज़ वाई फॉलो अप्स आर इम्पोर्टेंट। मतलब हम अपनी आरी कैसे शार्प करेंगे ना, तेज़ कैसे करेंगे, हम मीटिंग्स करते रहें, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मीटिंग्स जो आती हैं हम वो सुनते रहें। मोस्टली हम देखते हैं जब तक पेशेंट यहाँ पे रहता है तब तक फैमिलीज़ ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स में आती हैं या ऑनलाइन मीटिंग सुनती हैं, बट जैसे जैसे पेशेंट का प्रोग्राम वहाँ से ख़त्म होता है, वो घर जाता है, वो मीटिंग्स देखना, मीटिंग यहाँ पर आना बंद कर देती हैं। सो दे आर नॉट शार्पनिंग देयर स्किल्स ना, मतलब वो फिर धीरे धीरे करके वो हमें फैमिली का भी रिलैप्स नज़र आना शुरू हो जाता है। फैमिली का भी तो रिलैप्स हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने जो स्किल सीखी थी वो भूल गई हैं। अब वो उस हिसाब से ना टैकल कर पा रहे हैं पेशेंट को, ना उसकी बीमारी को हैंडल कर पा रहे हैं, ना वो हेल्प सीख कर पा रहे हैं। तो वो क्या है कि वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमने अपनी स्किल्स को शार्प नहीं किया टाइम टू टाइम। सो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे मैम ने बोला है कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को भूल जाएंगे, और अगर हम इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो नुकसान फिर हमारी वो लूज़ डील हो जाएगी। पहले हम खुद लूज़ करेंगे और फिर हम अपने लव्ड वन की रिकवरी में उसका भी लॉस करेंगे। सो ये 7 हैबिट्स थी जो हमने आज आपके साथ करी हैं, ताकि आप अपने ऊपर काम करें, ताकि आप अपने आप को मैनेज करें और इनको सपोर्ट कर सकें। किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई शेयरिंग? हाँ जी, किसी का कोई सवाल? एनीबडी? किसी की कोई शेयरिंग, किसी ने कुछ शेयर करना हो? देखो मैम, इसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं ना। हम जब बात करते हैं, कुछ हमारे जीन्स होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट होता है, एंड देन कुछ हमारे बिहेवियर्स होते हैं। सो हर किसी में कोई एक चीज़, 2 चीज़ या कईयों में तीनों की तीनों चीज़ें वो हो सकती हैं कि हमारा बच्चा जो है इस तरफ जा रहा है। कईयों में जेनेटिकली आई है, ठीक है, कईयों की एनवायरनमेंट से आई है, और कईयों की हमारे जो बिहेवियर और करैक्टर डिफेक्ट्स हम जिनको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, इसलिए आई है। टेक्निकली, साइंटिफिकली मैम समझे तो एडिक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता। निर्भरता का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ की कमी है कि हमें किसी और चीज़ पे निर्भर होने वाला है। बिकॉज गॉड ने जैसा मैकेनिज्म बनाया है, एवरीथिंग इज़ इनसाइड अस, सब कुछ हमारे अंदर है। मगर अगर फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई लेडी कहती है जब तक मैं 4 बजे चाय ना पी लूँ मैं काम नहीं कर सकती, तो वो चाय पे अब डिपेंडेंट हो चुकी है, ठीक है। सो जो प्रोग्राम कर रहा है वो यही कर रहा है, सबसे पहले तो समझा रहा है नशा करना और नशे की बीमारी होना आर 2 डिफरेंट थिंग्स।
बहुत लोग नशा करते हैं, तरह तरह की चीज़ों का नशा करते हैं, बट वो डिपेंडेंट नहीं होते। सो प्रोग्राम क्या ढूंढता है? पेन इज़ द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन। एनी काइंड ऑफ कमज़ोरी, जेनेटिकली, एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी वाइज, जो हमें नशे की तरफ लेकर गई। अगर कोई आपको नशा ऑफर कर रहा है और आपको ना करना नहीं आता तो आप कर लोगे, वो भी एक शॉर्टकमिंग है, वो भी एक वीकनेस है। अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, इतना हाई तो मुझे भी चाहिए ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आपको ज़िंदगी में हाई नहीं मिल रहा, आपको हाई अंदर से लेना नहीं आता। सो आप एक शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, आप एक चीज़। सो जो भी चीज़ हम बाहर से यूज़ करेंगे और हम निर्भर हो जाएंगे, दैट विल बिकम आवर एडिक्शन। वो मोबाइल भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे बहुत बार हमारे पास बच्चे आए 13 इयर्स, 14 इयर्स, 15 इयर्स, चंडीगढ़ मोहाली की तरफ से आए थे। वो बिच्छू से कटवा के अपने आप को, उसके कमरे में पेरेंट्स कहते हैं कि बिच्छू ही बिच्छू रखे हैं जार में। वो हर 2 घंटे बाद अपने आप को बिच्छू से कटवाता है, कोई सांप से कटवाता है। सो दिस इज ऑल ब्रेन डिसऑर्डर। सो एडिक्शन इज ब्रेन डिसऑर्डर, नशा इज लक्षण, सिम्टम। बीमारी कुछ और है, बीमारी इज इन द ब्रेन डिसऑर्डर। एंड ब्रेन मीन्स आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके मूड, आपके फीलिंग्स, आपके बिहेवियर। और रिहैबिलिटेशन क्या करता है? वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है जो नशे की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 माइक्रो एडिक्शंस। ये आपके अंदर है तो नशा आएगा। तो काम किस पे करना है? इस पे काम करना है। That is it. ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।